यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल आकाश। मेरा नाम है अभिषेक भोरेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं यह चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यहां पर आज से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये इस प्रकार है कि आज से हर सैटरडे आप सभी के लिए करंट अफेयर की सीरीज में लेकर आऊंगा, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। यानी कि इसमें जो लैंग्वेज रहेगी ऐसी रहेगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी इसको कवर कर पाए, एज वेल एज जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको बड़े ही इजीली मैनर में कवर कर पाए। इस सीरीज का जो मेन एजेंडा है ये है कि वे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी 2026 या 2027 में प्रिलिमिनरी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं उनको सुविधा हो सके और वो बीते हुए एक साल का जो करंट अफेयर है ये सिस्टमैटिक मैनर में कवर कर सकें। वे टॉपिक जो कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे वर्तमान कंटेक्स्ट में यदि आप देखेंगे तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है विभिन्न प्रकार के जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें, और साथ में सेटा की इसमें बात आ जाती है, क्लाइमेट चेंज की इसमें बात आती है और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया के क्या क्या एस्पेक्ट हैं और इंडिया की क्या क्या पॉलिसीज हैं, ओवरऑल इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पूरी सीरीज रहेगी इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि लाइक एक आईआर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और आईआर से स्टार्ट करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेनली 4 से 5 सेगमेंट है जो कि आपके यूपीएससी में करंट अफेयर को बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर सेंस में कवर कर देते हैं, यानी कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसमें आता है सबसे पहले पॉलिटी का सेगमेंट, फिर आता है आईआर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसका रेशियो या फिर इसका वेटेज ज्यादा होता है या फिर एक दूसरे सब्जेक्ट का वेटेज कम होता है। हम सभी को सिस्टमैटिक मैनर में और इक्वल वेटेज के साथ यहां पर कवर करेंगे। इन वीडियोस पर एंगेजमेंट लाना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और टॉप लेवल का कंटेंट देना इन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। किसी प्रकार का यदि कोई भी डाउट हो तो आप इसके लिए कांटेक्ट करेंगे। आगे मैं आपको बता दूंगा कि तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन यदि आपको मुझसे जुड़ना है या फिर संस्थान से जुड़ना है तो आप कहां कहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और किस किस लिंक पर आपको जाना है, बैचेज ज्वाइन करना है तो क्या करना है, और यदि किसी प्रकार से आपको मेंटरशिप चाहिए हो तो आप कहां कब पर ये कांटेक्ट करेंगे हमसे। ये तमाम प्रकार की बातें आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक और जरूरी इंफॉर्मेशन कि यहां पर ये जो क्लास हो रही है ये ऑनलाइन कम ऑफलाइन मोड है। दैट मींस कि ये ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए भी है और ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी है। तो जो यूट्यूब पर मेरी क्लास देख रहे हैं हो सकता है कि मैं उनके साथ आई कांटेक्ट उतना ज्यादा ना बना पाऊं, बट मेरा जो कंसंट्रेशन है ये दोनों पर ही रहेगा, ऑफलाइन स्टूडेंट एज वेल एज ऑनलाइन स्टूडेंट पर भी। तो ये मत समझिएगा कि सर आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं या फिर कैमरे की साइड नहीं देख रहे हैं, दैट मींस कंटेंट में किसी प्रकार की कमी आने वाली है या फिर उतने अच्छे से हमें एंटरटेन नहीं किया जा रहा। मैं ऑफलाइन को भी एंटरटेन करने के लिए हूं और एज वेल एज ऑनलाइन को एंटरटेन करने के लिए भी यहां पर आया हूं। सो विदाउट एनी डिले हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अब यहां से क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। बताइए सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहां पर बेसिकली हम 3 टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसमें एक आता है एफटीए दैट मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक आता है सेटा, उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, और इन दोनों में क्या क्या आपको इंटरकनेक्शन देखने के लिए मिलेंगे इन तमाम विषयों के बारे में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बातचीत करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं आपको बताऊं तो आज का जो टॉपिक है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है, बट उससे भी पहले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये किस किस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया और यूके के बीच में जो मई 2025 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर ये बातचीत हो रही है। आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप लोग जैसे ऑफलाइन मेरी क्लास अटेंड करते हैं वैसे आप करो, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हो वैसे क्वेश्चन आंसरिंग करो, क्लास वैसी चलेगी। बात समझ में आई? आगे आइएगा, अब आपके नाम दुनिया जानेगी ठीक है, आपके जो राज हैं वो डिस्क्लोज हो जाएंगे बात समझिए। चलो आओ आगे, ठीक है। राज गलत समय पे मालूम चल गए हैं मुझे, हर बार की तरह मुझे वो नहीं मिल रहा है। किसी को दिख रहा है? यहां हम दिख गया, आ गया, ठीक। ध्यान से मेरी बात समझने का ट्राई करना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। यदि वर्तमान समय में आप देखोगे तो भारत बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट हो रहा है किस पर,
यानी कंसंट्रेशन कर रहा है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कि भाई हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाएं। अभी यदि आप देखें तो इजराइल हो, इथोपिया हो, जैसे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, ये 3 देशों की यात्रा पर थे और 3 देशों की यात्रा में इथोपिया हो, जॉर्डन हो, इन सभी के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातचीत की, यानी कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम बढ़ाएं। एंड ऑफ द डे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ क्यों रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं और ये होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो हिंदी मीनिंग है यह है मुक्त व्यापार समझौता। ये मुक्त व्यापार समझौते का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए 2 कंट्री हैं, 2 देश हैं, इनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है उनमें किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा, है ना, और यदि टैरिफ लगेगा तो उस टैरिफ को बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा। डिपेंड्स ऑन अस कि भाई यदि मान लीजिए इंडिया है और इंडिया किसी ऐसे देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन करता है जो कि विकसित है, जैसे कि लाइक यूएसए के साथ। अब इंडिया क्या है? विकासशील देश है। बिल्कुल सामान्य भाषा में इसको समझना कि इंडिया विकासशील देश है और यूएसए विकसित देश है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको ले रहा हूं। यहां पर ज्यादा जरूरत किसको है, यानी कि अपना सामान बाहर भेजने की ज्यादा जरूरत किसको है? इंडिया को। बट ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ कि इंडिया को अपना जो ट्रेड है ये बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करेगा कि इंडिया यूएस से बोलेगा कि भाई आप हमारा जो ट्रेड है इस पर जो टैरिफ है ये बहुत कम कर दो। हो सकता है कि यूएस टैरिफ 0 भी कर दे। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है तो उसके बारे में बस एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ये ऐसा हुआ नहीं है, 500% टैरिफ लगाने की ओवर बात भी चल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि संबंधित जो देश है ये टैरिफ को कम कर दे या फिर 0 कर दे। भारत हो सकता है कि उस वहां से आने वाले सामान पर लगने वाला जो टैरिफ है इसको कम कर दे या फिर 0 कर दे। ये जो टैरिफ की बात होती है इसको कहा जाता है टैक्स, और ये टैक्स होता है, इसको ऑफिशियल नाम दिया जाता है कस्टम ड्यूटी। क्या नाम दिया जाता है? कस्टम ड्यूटी। तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में यदि हम मुक्त व्यापार समझौते की बात करते हैं तो वो ये जो मुक्त व्यापार समझौता है, दैट मींस ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अवर यूपीएससी सिलेबस। और ये यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा? तो जो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की बातचीत करोगे तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपसे एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेटा सीईटीए से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि मान लीजिए किसी भी कंट्री और इंडिया के बीच में एमओयू साइन किए जाते हैं तो उससे भी ये क्वेश्चंस आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। और ये जो पूरा पूरा सेगमेंट होता है ये आपके जीएस पेपर 2, दैट इज जहां पर आप पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। अब एक और बात ध्यान रखना कि यदि हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और यदि एफटीए के बारे में यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बस जीएस पेपर 2 से लिंक्ड है। आप देखोगे जीएस पेपर 3 से भी इसका कनेक्शन देखने के लिए मिलता है, बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर इंपैक्ट डालता है हमारी इकोनॉमी पर। तो ये हमारे लिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि कई बार जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग में भी ये एफटीए के ऊपर हो सकता है कि ऐसे लिखने के लिए आ जाए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जब 2 देशों के रिलेशन की बात आएगी तो उस पर एक निबंध लिखने के लिए आ जाए, वर्तमान कंडीशन को बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से रोड करने के लिए आ जाए। तो ये तमाम प्रकार की बातों पर आपको वहां पर जोर देना होगा। अब यदि हम बातचीत करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कुल मिलाकर ये होता है कि 2 देशों के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो आदान प्रदान है इस पर लगने वाली जो कस्टम ड्यूटी है या तो इसको कम कर देना या फिर समाप्त कर देना। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऑफलाइन वालों को पता है, ऑनलाइन वालों के लिए मैं बता देता हूं कि एक्चुअली मैं पीपीटी की ओर नहीं देखूंगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। तमाम प्रकार की बातें यहां पर लिखी हुई हैं और मैं सामने देखकर इसको पढ़ाता हूं, ठीक है। और यदि ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम हैंडल, दैट इज ABHISHEK अभिषेक KUMAR कुमार ज्योग्राफी, आप यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि हो सकता है कि आप ये इस बात में कंफ्यूज हो जाए कि सर जो पीपीटी में लिखा हुआ है वहां पर तो देख लो, मैं वहां पर नहीं लिखूंगा, मैं सामने देखकर पढ़ाऊंगा। बिकॉज ऑफ कि मेरा कंटेंट सामने रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टमैटिक मैनर में मैं पढ़ाता हूं। जो बातें लिखी हुई हैं पूरी की पूरी यहां पर लिखी हुई हैं, उसको आप एज अ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर कुल मिलाकर याद रखिएगा कि 2 देशों के बीच में होने वाला एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें जो कस्टम ड्यूटी है या फिर लगने वाला जो टैरिफ है या फिर टैक्स है, इसको या तो कम किया जाए या फिर इसको 0 कर दिया जाए। अब याद रखना कि इसका जो प्रॉफिट है
और जो लॉस है ये दोनों ही देशों को मिलता है। जनरली ये कहा जाता है कि भाई जब भी एफटीए की बात होगी और सेटा की बात होगी, ठीक है, सेटा और एफटीए क्या है अंतर मैं बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली जो एफटीए है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव एक्सक्लूसिव ट्रेड एग्रीमेंट है सेटा, तो इसका बस प्रॉफिट ही मिलता है, नहीं कई जगह पर इसका लॉस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होते हैं लॉस क्या होते हैं ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो तो इसके कारण क्या होगा कि यदि इंडिया का सामान मान लीजिए यूके जा रहा है तो इंडिया के सामान पर यूके क्या लगाएगा, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाने पर जो इंडिया का सामान है ये महंगा हो जाएगा, इंडिया का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो इंडिया के जो कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं कहां, यूके में, ठीक है, तो उनका सामान हो सकता है कि सस्ता हो और उनका सामान इजीली अवेलेबल हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल इस बात को समझना कि भाई मान लेते हैं, अभी मैं टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूं, अभी बेसिक क्लियर करना है ना। मान लेते हैं कि इंडिया बनाता है एक पेन और पेन की कीमत है 100 रुपए और यूके बोलता है कि भाई इस पर मैं 20% का क्या लगाऊंगा, कस्टम ड्यूटी, यानी कि आप आएंगे हमारे यहां सामान बेचेंगे, 20% कस्टम ड्यूटी लगाने पर यह हो जाएगा कितना, 120 रुपए का। सपोज करो कि यूके का ही जो रिलेशन है या फिर यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये चाइना के साथ है और चाइना हमारी कॉम्पिटिटर कंट्री है। अब यहां पर चाइना का जो एक्सपेंडिचर है ये है 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए ये आता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूके इस पर टैरिफ नहीं लगाता है और यदि लगाता है तो बोलता है कि भाई 2% का टैरिफ हम लगाएंगे, तो ये हो जाता है 102 रुपए का। तो हम ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इंप्लीमेंट होती है, भाई जो प्रोडक्ट ज्यादा सस्ता होगा ठीक है वो हम ले लेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर जो चाइना का प्रोडक्ट है ये हमारे प्रोडक्ट पर डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर देगा क्या, कर देगा। तो चाइना का प्रोडक्ट बाजार में ज्यादा बिकेगा यूके के बाजार में और हमारा प्रोडक्ट वहां पर मार्केट में रखा रह जाएगा। इसी को दिवाली के टाइम गवर्नमेंट बोलती है कि आप चाइनीज फुलझड़ी, चाइनीज फायर क्रैकर्स ये सब ना खरीदें, कहा जाता है। तो ये क्यों भाई, क्योंकि एक्चुअली में आप किसी भी नेशन के साथ, दो बातें हैं यहां पर, एक मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझा रहा हूं और एक दिवाली का फिनोमेना समझा रहा हूं कि एक्चुअली में आप किसी भी देश के साथ, ये कहा जाता है ना कि भाई यदि चाइना का सामान भारत आएगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं। भारत सरकार ही ये चाह रही है कि भाई चाइना का सामान मार्केट में बिके, तो ये बात बहुत बच्चों वाली है। असल में याद रखिएगा कि यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं तो यह भी समझना होगा कि भाई हम दूसरे देशों का सामान अपने यहां आने ही क्यों देते हैं, बिकॉज ऑफ कि यूएसए यदि ग्रेट चाइना की पॉलिसी, ग्रेट अमेरिका की पॉलिसी अपना रहा है तो बंद कर देना सामान लेना, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सामान लेना इतने इजिली बंद कर नहीं सकते हैं। बस सामान लेना यानी कि व्यापार आप कभी भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि आज से मैं व्यापार चालू करता हूं, व्यापार बंद नहीं कर सकते। यदि किसी देश के साथ व्यापार बंद करना है आपको तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके कारण आपको बताने होंगे कि भाई आप क्यों ये व्यापार बंद करना चाह रहे हैं। बात समझिए, यानी कि व्यापार चालू करना आसान है, व्यापार बंद करना आसान नहीं है। व्यापार बंद करना आपकी इंटरनेशनल इमेज को बिगाड़ता है और इसीलिए याद रखना कि ये टैरिफ का सिस्टम चलाया जाता है कि भाई कोई भी कंट्री चाहती है कि बाहर का सामान हमारे यहां ना आए, हमारा सामान हमारे यहां ही बिके, यानी कि हमारे लोग हैं हमारा ही सामान खरीदें। तो ये क्या करते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। भारत भी यही करता है कि भाई आप चाइना का सामान मत खरीदो, बिकॉज ऑफ कि हम कम कर सकते हैं ट्रेड, हम बंद नहीं कर सकते। बंद करने के लिए हमको जवाबदेही देनी पड़ेगी, हमारे चेक एंड बाउंसेस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। बात समझिए, इसीलिए भारत सरकार गुहार लगाती है कि आप चाइनीज सामान ना खरीदें, चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदें, क्योंकि ट्रेड बंद नहीं किया जा सकता, ट्रेड कम किया जा सकता है। बात समझिए, और यदि आप खरीदेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम हो जाएगा कि आप खरीद रहे हो तो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो हमको ट्रेड एंड ऑफ द डे बढ़ाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप? तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा खरीदो। ये अकेला इंडिया का फिनोमिनन नहीं है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपको फिनोमिनन देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो कंपटीशन हुआ, यानी कि इंडिया का सामान यूके गया और चाइना का सामान यूके गया और चाइना का सामान डोमिनेंस हो गया किस पर, इंडिया के सामान पर, बिकॉज ऑफ कि उस पर टैरिफ कम लगा या फिर कस्टम ड्यूटी कम लगी और इसके कारण इंडिया का मार्केट बिगड़ गया कि जितने एक्सपेक्टेशन थी, जितनी उम्मीद की गई थी, उतना अच्छा प्रदर्शन यहां पर नहीं कर पाया। तो इसके लिए किया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, कि भाई आप हम पर कस्टम ड्यूटी कम लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे और बदले में हम कुछ सेवाएं आपको देंगे। अब यदि मान लीजिए कोई भी नेशन एफटीए की बात कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है और हम जा रहे हैं यूके के पास कि भाई आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो,
तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो महात्मा बुद्ध है या फिर वो आपको बस प्रॉफिट देने के लिए ही बैठा है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन भारत फुलफिल कर पाता है बिकॉज ऑफ कि भारत की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा है। भारत की पॉपुलेशन ज्यादा होने का इफेक्ट ये आता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यादा है तो भारत के पास चीप लेबर बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीप लेबर की अवेलेबिलिटी है इसको फुलफिल कर देता है इंडिया। और इसीलिए अभी वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर जो सेटा है, दोनों ही मल्टीपल नेशन के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटली सक्सेसफुल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कि भारत के पास पॉपुलेशन है, और हमारी जो पॉपुलेशन है ये बेसिकली यूथ पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे यहां बूढ़े उतने ज्यादा नहीं है, हमारे यहां यूथ बहुत ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वर्किंग पॉपुलेशन दैट मींस जो इनकम जनरेट कर सकती है 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक का, इंडिया में इसको शामिल किया जाता है। तो ये वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो यदि देश हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसका द्विपक्षीय लाभ हमको मिलता है, बायलैटरल प्रॉफिट हमको मिलता है, सामने वाले को और भी ज्यादा मिलता है, बट हमें दो पक्षों से लाभ मिलता है कि एक तो उनके लिए है कि भाई चीप लेबर हमारे यहां आएंगे, हमारे लिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया कि हमको हमारे बाहर जाने के रास्ते खुल गए। और दूसरी बात यह हो गई कि जब हमारा सामान वहां पर जाएगा तो सामान के साथ ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सामान जा रहा है बस अपने आप चले जाएगा, सामान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी भी तो बढ़ेगी। तो यहां पर उससे भी तो जो व्यवसाय है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। और अब डिमांड एंड सप्लाई का गेम आएगा, और डिमांड एंड सप्लाई दैट मींस जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो हमारा सामान जाएगा यूके के बाजार में या फिर संबंधित देश के बाजार में, कम दामों में बिकेगा, तो वहां के जो लोग हैं ये हमारा सामान खरीदेंगे भी, खरीदेंगे दैट मींस डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई हम बढ़ाएंगे, और सप्लाई बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है ये भी बढ़ाना पड़ेगा। बात समझे? दैट मींस याद रखिएगा, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, क्योंकि हमारे यहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई के कारण इंडस्ट्री में इसका जो ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ, ये भी आपको देखने के लिए मिलती है। और साथ में जब यहां पर ट्रेड होता है तो इसके कारण भी आप देखोगे कि ट्रेड में हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये तमाम प्रकार की चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है, यानी कि कहने को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेफिनेशन सामान्य भाषा में ये निकल के आ रही है कि दो या फिर दो से अधिक देशों के बीच में टैरिफ को कम करना है, या फिर कुल मिलाकर बात कही जाए टैरिफ को या फिर समाप्त करना और व्यापार को सुगम बनाना, इसको नाम दिया जाता है किसका? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। बट यदि एक्चुअल में आप देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू यहां पर अदर सेक्टर्स को भी लाभ होता है, और एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ मनी, ठीक, सब कुछ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ मनी एंड मनी इज कनेक्टेड विथ पावर। और यदि ये फिनोमिना सही है तो भाई डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर हिट करेगी बात, और यदि हमारी इकोनॉमी पर हिट करेगी मतलब कि इकोनॉमी बूम होगी, तो इकोनॉमी के बूम होने का इंपैक्ट किस पर आएगा? हमारी पावर पर, क्योंकि बायलैटरल रिलेशनशिप, द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय समझौते भी हमारे स्ट्रांग होंगे। बात समझ में आई? यानी कि याद रखना, इसको आप ऐसे समझ लो कि 1991 के बाद से 1991 में जब हमने वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, तो उसके बाद से आप देखोगे कि भारत की जो कंडीशन है ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा अच्छी होती गई। भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा अच्छी होती गई। इसका मेन कंसर्न क्या था? बिकॉज ऑफ की जो बाहरी धन था, ठीक, इसकी आवाजाही इंडिया में हुई। जब बाहरी धन की आवाजाही इंडिया में हुई तो बाहरी जो लोग हैं इनकी भी आवाजाही इंडिया में होना चालू हुई। तो ये जो आयात निर्यात के थ्रू हमारे रिलेशन डेवलप होना चालू हुए, तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या की? छवि को सुधारने का काम किया। तो अभी वर्तमान में तो ये होता है एफटीए कुल मिलाकर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये होते हैं इसके प्रॉफिट। और अब इसमें लॉसेस में आप इसमें किस किस को काउंट कर लेंगे? क्या हो गया? हाँ, इसमें लॉसेस में आप किसको काउंट कर लेंगे? तो जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इसमें एक बात सामान्य सी आप ये याद रखिएगा कि क्या एक सामान्य व्यक्ति क्या अपने प्रोडक्ट को यूके भेज सकता है या फिर यूएसए भेज सकता है? एक नॉर्मल सा व्यक्ति है भाई, छोटे लेवल पर, यानी कि 2-3 एकड़ 2-3 बीघा इसकी जमीन है, वहां पर ये प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी चीज का, या फिर छोटी सी इंडस्ट्री लगाई है, जैसे माइक्रो स्मॉल मिनी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये लगाकर ये बैठा हुआ है और ये एक प्रकार से प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है।
क्या ये अपना सामान वहां तक भेज पाएगा? तो हो सकता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि ये भेज पाए, बिकॉज ऑफ कि इसके उतने अच्छे सोर्स नहीं है, उतने अच्छे नेटवर्क नहीं है। तो जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो मेन लाभ होता है, जो मेन प्रॉफिट होता है, वो बड़े प्लेयर्स को होता है, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनका सोर्स वैसा है, उनके नेटवर्क वैसे हैं, उनकी कनेक्टिविटी वैसी है और उनके पास रिसोर्सेस वैसे हैं जिनके द्वारा वो अपने सामान को बाहर भेज सकते हैं, बाहर वो भेजकर उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट जो छोटे व्यापारी हैं ये कहां जाएंगे? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, दैट मीन जो छोटे प्रोड्यूसर हैं इनको लॉस होता है, और साथ में लोकल इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है इसमें भी आपको बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट देखने के लिए मिलेगा। लोकल इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसे? कि भाई जब बाहर आपको लाभ मिल रहा है, बाहर लाभ मिल रहा है मतलब कि मैं जानता हूं कि मैंने यदि एक शर्ट बनाई है और उस शर्ट की कीमत इंडिया में यदि 500 रुपए है और यदि मैं उसी को बाहर बेचता हूं तो बाहर की करेंसी, बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरी करेंसी से ज्यादा है, जब बाहर उसी शर्ट की वैल्यू मुझे 1000 रुपए मिल सकती है, दैट मीन सीधा सीधा यदि शर्ट को बनाने में 250 रुपए का खर्च आया, भारत में बिक रही है 500 रुपए में और यूएसए में बिक रही है वो 1000 रुपए में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ मेरा? पहले में हुआ था 100%, इवन 200%, और दूसरे में जहां पर 1000 में बिक रही है वहां पर 400%। समझ गए? 250 750 डायरेक्ट बचत, पहले में 250 पहले बचत। तो मैं लोकल मार्केट में क्यों बेचूंगा भाई? ठीक, मैं तो बोलूंगा ना कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बाहर जाए। तो जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से चीजें सस्ती होती हैं और चीजें मार्केट में बिकना चालू होती हैं। कहां के? फॉरेन मार्केट में। और फॉरेन मार्केट में यदि बिकना चालू हुई है तो यहां पर जो लोकल कॉम्पिटिटर है वो अपना सामान यहां देश में बेचने की बजाय सभी लोग कहां बेचते हैं? बाहर। और इसमें लॉस हो जाता है किसका? छोटे प्रोड्यूसर का। छोटे प्रोड्यूसर के लिए इंडिया में मार्केट क्रिएट हो जाएगा, बट इनको हो सकता है कि कभी अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए बाहर जाने की। बात समझ में आई? तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो प्रॉफिट है ये, और ये होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होने वाले लॉस। अब बताओ समझ में आया? पक्का 100% सिस्टमैटिक मैनर में, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब बात समझना कि एक्चुअली में इसीलिए जो इंडिया है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स क्या है इसको समझ लो। अभी हमने इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू नहीं किया है, यानी कि पढ़ना शुरू नहीं किया है। ठीक है, अभी हम इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट जान रहे हैं, शुरू करेंगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा ये। अब जरा समझना कि इंडिया बार बार ये फोकस क्यों कर रहा है कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। इसके लिए ना आप वर्ल्ड मैप खोलना, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ओपन कर देता हूं कि जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको चाइना डोमिनेंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और चाइना डोमिनेंस कैसे देखने के लिए मिलेगा? तो इस मैप को बस आप देखना कि भाई चाइना का जो सामान है, चाइना का जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही चीप प्राइसेस में अवेलेबल हो जाता है हर जगह पर। यानी कि और क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ कि यहां पर चीप लेबर है। ठीक है, ये लो कॉस्ट पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना देता है। और चाइना का जो डोमिनेंस है ये कई एरियाज में अलग अलग रूप से आपको दिखाई देता है। ओजोन लेयर, मैं आपको सही बताऊं, ये 20 दिन पुराना टॉपिक है, किसी ने ओपन नहीं किया है इसको। छोड़ो, हटाओ, नहीं हो रहा है ओपन। सुन लेना ऐसे कि यदि आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपके 2-3 फैक्टर देखने के लिए मिलेंगे। एक तो है चाइना। ठीक है, चाइना के यदि आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो चाइना का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में जाता है। और वर्ल्ड में क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ कि ये चीप रेट में आपको अवेलेबल होता है। इसके कारण इंडिया का जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा देशों में नहीं जा पाता। तो इंडिया को देखो तो ये आसियान के साथ एफटीए साइन करता है, इंडिया अपना यूएई के साथ एफटीए साइन करता है, यूके के साथ एफटीए साइन करता है, मल्टीपल नेशन के साथ ये एफटीए साइन करता है कि भाई आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चाइना पर क्या लगा दो टैरिफ, पर मैं ये बोल रहा हूं कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, सामान आएगा, सामान आपके मार्केट में बिकेगा। ठीक है, और सामान को हम लो कॉस्ट में बेचने का प्रयास करेंगे। तो इसके कारण होगा क्या कि कम से कम हमें जो इनकम जनरेट होनी है वो तो इनकम जनरेट होगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया का मार्केट छोटा है, बट याद रखो कि इंटरनेशनल रिलेशन इसमें इन्वॉल्व है।
अंतरराष्ट्रीय संबंध इसमें इन्वॉल्व हैं, और जहां पर भी इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर मनी, पैसे की आवाजाही के लिए आपको ये ट्रेड करना ही होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा आपका ये प्रयास होना चाहिए कि भाई मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बाहर कैसे जाए। क्यों पंजाब हरियाणा के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी यहां पर शिफ्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ कि ऐसा नहीं है इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर यहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम यहां से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस सेम एज फंडा यहां पर कि भाई इंडिया में जो सामान बिक रहा है, इंडिया में मिलने वाले सामान से जो फायदा हो रहा है, ठीक है, वो बहुत कम है। और यदि आपको अपना इंटरनेशनलाइजेशन करना है किसी प्रोडक्ट का, तो आप अपना सामान जाएं और इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करें। इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने पर आपका जो मुद्रा भंडार है ये भी बढ़ेगा, और साथ में जो आपके रिलेशन है ये भी डेवलप होंगे। और रिलेशन डेवलप होने पर अब जब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा है किसी भी देश में, तो प्रोडक्ट जाने पर एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है टूरिज्म पर। बात समझ में आई? यानी कि आप यदि मान लीजिए मैं यहां पर कश्मीरी ड्रेस पहन के खड़े हो जाऊं, तो हिमाचल की वो टोपी लगा के खड़े हो जाऊं, तो एक बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मेरे से कि ये टोपी कहां से लिए, ये जो ड्रेस है ये अच्छी लग रही है, ये कहां से लिए। तो जब मैं बोलूंगा कि भाई मैंने कश्मीरी ड्रेस पहनी है, मैंने हिमाचल की कैप लगाई है, तो ये वहां की कल्चरल एक्टिविटी को भी बताता है, और फिर आपको वहां पर विजिट करने का मन भी होता है। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बस सामान नहीं जाता, सामान के साथ जाता है हमारा कल्चर, सामान के साथ जाती है हमारी हिस्ट्री, सामान के साथ जाता है हमारा पूरा पूरा एक एस्पेक्ट जो कि सोचने पर मजबूर करता है सामने वालों को संबंधित देश के बारे में। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑफ कि भारत, हम बोल रहे हैं कि भाई भारत की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की और ये जा रहा है, बट ये जो इकोनॉमी है जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। अभी वर्ल्ड बैंक ने और साथ में यूएन ने एक डेटा निकाला था कि जिस स्टैटिक का यूज किया जाता है इकोनॉमी को और जीडीपी को कंक्लूड करने के लिए इंडिया में, वो स्टैटिक्स ही गलत है। बात समझे? शायद ये न्यूज आपने पढ़ी होगी, द हिंदू में ये आई थी। तो आप जरा सोचो कि भाई हमारे यहां बोल रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक है ऐसा वैसा, पर यदि आप पर कैपिटा इनकम की बात करोगे तो ये भी अभी हमारे यहां कम है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक व्यक्ति कितना कमाता है पूरे साल में और कितना खर्च करता है, ये तमाम प्रकार की चीजें, तो ये अभी हमारे यहां कम है। इसको इनहांस किया जा सकता है किसके माध्यम से? इस सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। और अकेला ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू आप लाभ ले सकते हो। बात समझ में आई? और इसीलिए भारत फोकस कर रहा है कहां पर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। अब बात समझना कि यहां से कहानी शुरू होती है इंडिया और यूके के बीच में होने वाला ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी। बट यदि 2016 के पहले आप जाओगे, इवन 2017 के पहले की आप बातचीत करते हो, तो 2017 के पहले तक जो यूके है इससे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोचा भी नहीं था। 2021 से ये बातचीत शुरू होती है। और 2021 से ये बातचीत शुरू क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कि आज आपका एक डाउट क्लियर होगा कि जो ब्रिटेन है या फिर जो यूके हम लेकर चलेंगे, अब चाहे मैं यूके बोलूं चाहे ब्रिटेन बोलूं, आपको समझना यूके ही है। बात समझिए, जो यूके है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। बात समझ में आई? अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना, दैट मींस यहां पर दो तीन बातें हैं कि यूरोपियन यूनियन के बीच में यदि आप देखोगे, ठीक है, तो एक यूरो जोन है। यूरोपियन यूनियन के बीच में एक यूरो जोन का मतलब कि ये देश आपस में यूरो एक मुद्रा है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और एक वीजा की यहां पर बात की गई है जिसका नाम है शेंजन वीजा। इन दोनों को समझ लेना। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2016 के पहले तक की। तो यूके 2016 भी नहीं, 2020 के पहले की बात करो। 2020 के पहले जो यूके है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, पर ये यूरो जोन में नहीं आता था। यूरो जोन दैट मींस ये यूरो में जो ट्रेड करने की बात होती है ये इसको एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये अपनी एक मुद्रा अपनाता है जिसको नाम दिया जाता है पाउंड। बात समझे? ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि जनरली यदि मैं ये बोल दूं कि भाई जो यूके है इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, है ना, और 2020 में ये बाहर आया, तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये यूरो जोन का भी पार्ट था। ये यूरो जोन का कभी भी पार्ट नहीं था। इसकी अपनी एक मुद्रा है दैट इज कॉल्ड पाउंड। बात समझे? साथ में एक वीजा होता है शेंजन वीजा। कई बार मैंने बताया हुआ क्लास में, शेंजन वीजा नहीं बताया, मैंने ये जरूर बताया हुआ कि आप यूरोप घूमने के लिए जाएंगे तो यूरोप घूमने जाने पर आप 6, 7, 8 देश आराम से घूम सकते हैं। यानी कि अलग अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं है। बताइए ये बात कभी ना कभी। तो आप ये बात समझना कि यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था 2020 के पहले, पर ये यूरो जोन का पार्ट नहीं था।
दूसरी बात कि ये सेंजन वीजा के अंदर कभी नहीं आता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंजन वीजा? तो सेंजन वीजा में आप याद रखिएगा कि एक ऐसा वीजा है जिसके तहत आप किसी भी यूरोपियन यूनियन के देश में जाएं और वहां से आप 7, 8, 9, 10 देशों में आराम से घूम सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास सेंजन वीजा है तो 27 कंट्रीज की आप यात्रा आराम से कर सकते हैं। इसको नाम दिया जाता था सेंजन वीजा। बात समझ में आई? तो यूरोपियन जो यूके है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, 2020 में छोड़ दिया, बट ये यूरोजोन का पार्ट नहीं था और सेंजन वीजा का ये पार्ट नहीं था। 2016 में इसने सोचा कि भाई मैं इस यूरोपियन यूनियन से बाहर आऊंगा। इसको नाम दिया गया ब्रेक्जिट, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्जिट। बात समझे? ब्रेक्जिट नाम कैसे आया? तो ब्रिटेन एग्जिट हो रहा था तो यहां से निकल के आया ब्रेक्जिट नाम कि भाई मैं यूरोपियन यूनियन छोड़ूंगा। और क्यों छोड़ूंगा? बिकॉज ऑफ कि यूरोप को यदि आप देखोगे तो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है वेस्टर्न यूरोप और एक आता है ईस्टर्न यूरोप। अब आप मुझे बताओ कि ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप, किसका है? हाँ, वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, कहां पर आता है? ऊपर की ओर, नॉर्वेजियन सी के पास, तो नॉर्थ सी के पास। तो यहां पर आप देखोगे कि यूरोप को हमने दो पार्ट्स में यदि यहां पर सेपरेट किया है बाय द नेम ऑफ, एक आता है ईस्टर्न यूरोप और एक आता है वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप की यदि आप बात करोगे तो वही कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर से अलग हुई हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, हंगरी, ये तमाम प्रकार की कंट्रीज यहां पर आती हैं। और यदि आप वेस्टर्न यूरोप में जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ठीक है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तमाम प्रकार के नेशन। तो असल में यदि आप देखें तो यूरोप को दो पार्ट्स में करके यदि आप देखते हैं तो जब भी आप ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं तो ईस्टर्न यूरोप की जो थिंकिंग है वो आपके माइंड में ऐसी डेवलप नहीं हुई है जैसी फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, लंदन इनकी डेवलप हुई है। भाई कहीं पर भी यदि आप यूरोप की बात करते हैं तो आप बहुत कम सोचा होगा कि सर्बिया हम जाएंगे घूमने। आप सोचते हैं फ्रांस जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, स्पेन जाएंगे। ये क्यों है भाई? क्योंकि याद रखो कि यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप में ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक देश विकसित देश की कैटेगरी में आता है। वहां का इंफ्रा बहुत अच्छा है, ट्रेड बहुत अच्छा है, तमाम प्रकार की चीजें बहुत अच्छी हैं। बट इसके अलावा यदि आप बात करते हैं तो ईस्टर्न यूरोप के कंपैरिजन में, यानी कि जहां पर छोटे मोटे हौच पौच देश हैं, काला सागर से लगे हुए जो पूरे पूरे देश हैं, इसके बाद यानी कि मेनली यदि आप स्पेन के बाद से गिनना चालू कर दोगे, ठीक है, तो यहां से, या फिर जब आप ऑस्ट्रिया से के आसपास के देशों को गिनते हैं तो यहां से, तो यहां के देशों का जो डेवलपमेंट है ये उतना ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाया है। ठीक है, और हो पाया है तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है, बट यूरोप के अकॉर्डिंगली उतना अच्छा नहीं है। और यहां के देश बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। अब यदि आप यूके को देखो तो यहां पर मोनार्की है, सब कुछ है, बट ये इंडिपेंडेंट भी बहुत ज्यादा समृद्ध है कि भाई मैं इंडिपेंडेंटली अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। होता यह है कि ईस्टर्न यूरोप से लोग आते हैं, मेरे यहां रहते हैं, वाई कि आई एम अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और जब मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट हूं मतलब कि आप इजिली आ जा सकते हैं, यहां पर आकर आप बिजनेस कर सकते हैं, मुद्रा चला सकते हैं, किसी प्रकार से मैं आपके साथ रोक टोक नहीं करूंगा। और जब ये तमाम प्रकार की बातें सामने आती हैं तो याद रखिएगा कि इसके कारण यूके का या फिर ब्रिटेन का ये कहना था, सही है गलत हमको नहीं पता, ये कहना था कि भाई हमारे लोकलाइट का यहां पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट अब नहीं हूं, यानी कि अब मैं ब्रेक्जिट को अपनाता हूं। 2016 में इसने डिक्लेयर किया और 2020 के आसपास आप देखोगे कि ये बाहर आ गया। बात समझिए, यानी कि हमारे देश के लोगों को ही मौका नहीं मिल पा रहा है अपना स्वयं का विकास करने का, और हमारे जो रिसोर्सेस हैं ये यूज कर रहे हैं बाहर के कंट्री, बिकॉज ऑफ कि हम यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाए हुए लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एंड ऑफ द डे उसने बोला कि मैं आई एम एक्सेप्ट करता हूं किसको? ब्रेक्जिट को। और इसने 2016 में एक्सेप्ट किया, 2020 में ये बाहर आ गया। अब जब यूरोपियन यूनियन से बाहर आएगा तो क्या इसका लॉस हुआ? तो लॉस हुए, जैसे कि ट्रेड होता था, यानी कि यूरोपियन यूनियन अपने ही देशों के अंदर यानी कि अपने यूनियन के अंदर ट्रेड कर सकता था। यूएसए की बात मालूम चली, यूएसए ने विरोध करना चालू किया, तमाम प्रकार के। अब यूएसए इज एक ऐसी कंट्री जो कि हर एक चीज में टांग अड़ाता है, हर फटे में टांग अड़ाता है। कुछ हुआ, अब चाहे सद्दाम हुसैन का इशू देख लो, उसमें भी टांग अड़ाएगा, अड़ाया था, फांसी दे दिया एंड ऑफ द डे। कोई मुद्दा हुआ, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट, उसमें भी आ जाएगा। रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट, उसमें भी आ जाएगा, तमाम प्रकार से। यानी कि यूएसए कुल मिलाकर, अब जब बात निकली है तो ये भी बता देता हूं कि एक्चुअली यूएसए हर एक काम में
बीच में आता क्यों है? इसका एक मेन रीजन ये होता है कि यूएसए आज की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। ठीक है, आज वो सुपर पावर है, सभी को पता है, पर वो आज की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। वो ये देखता है कि भाई मैं आने वाले 20 साल भी सुपर पावर बने रहूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, और उसका इंप्लीमेंटेशन ये वर्तमान में कर देता है। बात समझ में आई? यानी कि 20 साल भी मेरा डोमिनेंस बने रहे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो कर देता है यूएसए, और वहीं से पूरा पूरा फिनोमिनन आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई? इसीलिए यूएसए के बारे में आप सुनते हैं कि ये हर एक चीज में टांग अड़ाता है, हर एक चीज में ये सामने आता है कि कोई मुद्दा हुआ यूएसए आ जाएगा, इवन नोबेल पुरस्कार भी चाहिए तो यूएसए आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप मेरे को दे दो। बात समझ में आई? तो ये वाला फिनोमिनन खैर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। तो यहां पर हम रहते हैं, तो यहां पर याद रखो कि अब जब ये बाहर आया तो बहुत सारे इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑफ कि बाहर आते समय इसने ये बोला था, और बाहर ऐसा भी नहीं आया था कि अचानक से आ गया। यूके एक ऐसी कंट्री है जहां पर बताया था शायद मैंने कि एकल व्यवस्था नहीं है, यानी कि आपको सिटीजनशिप का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और यदि आप यूके के सिटीजन है तो आपको इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। कैसे भाई? कि जनमत संग्रह वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2016 में इसने अपने ही लोगों से पूछा था कि बताइए मैं पार्ट रहूं यूरोपियन यूनियन का या फिर ना रहूं, और वहां पर जो देशभक्ति है ये भारतीयों जैसी नहीं है कि आज किसी और की साइड टिल्ट है और कल किसी और की साइड टिल्ट हो जाएगा। वहां पर समझदार लोग, जिनको एक्चुअल में हम वेल एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं ना, कि देश के प्रति सोचने वाले, वो वहां पर भरपूर मात्रा में निवास करते हैं, और इनसे जनमत संग्रह कराया गया। इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये ज्यादा सही रहेगा यूरोपियन यूनियन से बाहर आना। 52% ऑफ मेजॉरिटी ने इसका समर्थन किया, और उसके बाद 2020 में ये बाहर आता है, और ऑफिशियली ये बाहर आता है। बात समझ में आई? तो अब जरा देखना कि इसके बाद जो यूके था, इसका जो ट्रेड है इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। अब यूके को यहां पर जरूरत क्या थी? यूके को जरूरत थी विकासशील देशों की। विकासशील देशों की क्यों जरूरत थी? बिकॉज ऑफ कि विकसित देशों की क्यों जरूरत होगी भाई? मैं खुद डेवलप्ड हूं, और मैं क्यों चाहूंगा कि किसी और डेवलप्ड कंट्री का सामान मेरे यहां आए और वो बिके? सामने वाले का फायदा हो रहा है ना, अब मुझे फायदा देना ही है, तो मैं उस कंट्री को फायदा दूंगा जिसके साथ मेरे रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने जर्मनी को फायदा दिया, मैं यदि जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको समझ लो कि इंडिया के पास यदि दो ऑप्शन है, क्या तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर ले या फिर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर ले, तो किसको चुनोगे? अफगानिस्तान। कंट्री दोनों ही है, कंट्री दोनों ही, और दोनों ही मुस्लिम राष्ट्र हैं, और दोनों में ही कंडीशन खराब है। एक में तालिबानाइजेशन है, एक पूरा पूरा विदाउट क्लॉथ पड़ा हुआ है। बात समझिए? यानी कि कुछ नहीं है, भुखमरी फैली हुई है, पॉवर्टी है वहां पर फिर भी चुना किसको? अफगानिस्तान को ना, बिकॉज ऑफ कि हम क्यों उसका सपोर्ट करें भाई? हम क्यों उसके साथ रिलेशन डेवलप करें जो बार बार टेररिज्म की एक्टिविटी हमारे यहां करते रहता है? तो सेम फंडा है ना कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अपनाया ब्रेक्जिट, बाहर आया, 2020 में बाहर आ गया। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसको देखनी पड़ी थी 2017 के बाद से। अब इसको कैसे ये ओवरकम करे, इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई हम अपनी साइड मिलाएंगे विकासशील देशों को। अब विकासशील देश तो उज्बेकिस्तान भी है, मिला लो, पर उज्बेकिस्तान को मिलाए जाने पर लाभ क्या हो रहा है? ठीक है, कोई लाभ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। दोनों देशों को मिलाएगा ना, जिसके कारण मैरीटाइम स्ट्रेटजी में भी लाभ प्राप्त हो, यानी कि जो समुद्री रणनीति होती है उसमें भी लाभ प्राप्त हो, ट्रेड रूट में भी लाभ प्राप्त हो, ठीक है, और अदर जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट होते हैं उसमें भी लाभ प्राप्त हो। और इसका सबसे अच्छा मार्केट ब्रिटेन को देखने के लिए मिला क्या? मैंने पहले बता दिया कि ब्रिटेन बोलूं यूके बोलूं, आप ब्रिटेन ही समझना, ठीक है। तो यहां पर आप समझना कि इसके लिए सबसे अच्छा मार्केट इसको क्या दिखा? इंडिया। और इंडिया क्यों दिखा? बिकॉज ऑफ कि इंडिया के पास अपने ट्रेड रूट्स हैं। ये इंडिया का मैप गलत है, इसको सही कर लेना। इंडिया के पास अपने ट्रेड रूट्स हैं, इसकी सभी देशों के साथ साहचर्यता है ना, कनेक्टिविटी इसकी ट्रेड रूट के थ्रू इजी है। बात समझ में आई? और इंडियन ओशन में इसकी कनेक्टिविटी तो पूछिए मत, बहुत अच्छी है। और इसीलिए फिर 2021 से शुरू होता है क्या? इन दोनों के बीच में वार्ता, और बोलते हैं कि भाई आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए क्या? एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ट्रीटी साइन। और यहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो फंडा है ये आपके सामने निकल के आता है। पर यहां पर याद रखो कि हर एक गवर्नमेंट हर एक मेंटेलिटी की होती नहीं है। यदि एक गवर्नमेंट आज है तो हो सकता है कि उसकी आने वाली गवर्नमेंट से मेंटेलिटी की ना हो, पर जब एग्रीमेंट हो जाता है तो एग्रीमेंट होने पर अब आप बाइंड हो गए हैं ऐसा कहा जाता है। क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, अब ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब तक नहीं हुआ या फिर कोई भी एग्रीमेंट जब तक नहीं हुआ है, जब तक वो कैंसिल ही माना जाएगा।
हो गया है तो फिर वो पास है। बात समझ में आ रही है? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ कि 2021 में जब ये एग्रीमेंट होना प्रारंभ हुआ तो उस टाइम बोरिस जॉनसन वहां के क्या थे, प्रधानमंत्री। 2023-24 के आसपास आप देखोगे कि इसमें इफ एंड बट आने लगे, यानी कि इसका जो क्रियान्वयन था ये थोड़ा सा धीमा पड़ा। मई 2025 में जाकर ये जो पूरा पूरा एग्रीमेंट है ये समाप्त होता है। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है इसको थोड़ा समझ लेना कि सबसे पहले तो यूके ने अपने आप को बोला कि भाई मैं विकासशील देशों के साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हूं। दैट मींस विकासशील देशों का सामान मेरे यहां आकर बिक सकता है। यहां से एक क्वेश्चन मन में उठना चाहिए कि सर सामान बिक सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यदि हम कर सकते हैं तो यूरोपियन यूनियन से बाहर ही क्यों आया? कि यूरोपियन यूनियन में भी तो वो सामान बेच ही रहा था ना, सामान आ ही रहा था, ठीक है। और लोग आ रहे थे ईस्टर्न यूरोप से यूके में और बिजनेस कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। ये तो फिर बात तो वहीं आ गई ना। तो याद रखो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने पर, ठीक है, इसको कंट्रीब्यूशन अपना देना पड़ रहा था। ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। और इस नीति से बाहर आने का जो सबसे मेन एजेंडा था, यहां पर रफ हो गया है, जो सबसे मेन एजेंडा था कि भाई हम अपने नियम खुद बनाएंगे और उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो भी हम खुद ही बताएंगे। साथ में समझ में आई? और इमिग्रेशन को लेकर जो नियम है ये यूरोपियन यूनियन के लागू नहीं होंगे। पहले किसके लागू हो रहे थे? यूरोपियन यूनियन के। तो यूरोपियन यूनियन से बाहर ये ट्रेड से परेशान होकर नहीं आया था। एक्चुअली में जो इमिग्रेशन लॉ थे वो उनके फॉलो करने पड़ रहे थे। तो इसने कहा कि भाई मैं बाहर आऊंगा और मैं अपने लॉ खुद बनाऊंगा। अब चाहे वो इमिग्रेशन लॉ हो, चाहे वो ट्रेड लॉ हो, ये मैं सेल्फ मेकिंग लॉ बनाऊंगा और मैं ये चूज करूंगा कि मुझे किसके साथ एग्रीमेंट करना है और किसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना है। दैट मींस ट्रेड एग्रीमेंट ऑटोनॉमी, जिसको कहा जाता है स्वायत्तता, है ना, या फिर कानून की स्वायत्तता, या फिर इमिग्रेशन की ऑटोनॉमी को लेकर ये पूरे मेरे अंदर आने चाहिए। यानी कि मैं सेल्फ ऑटोनॉमी तो बनूं। तो उसके लिए ये यूरोपियन यूनियन से बाहर आया था। कहीं से लेकर कहीं तक इसको एम्प्लॉयमेंट से प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक, कहीं से लेकर कहीं तक इसका ट्रेड डेफिसिट नहीं हो रहा था। बात समझ में आई? तो यहां पर याद रखिएगा कि फिर इसको लेकर बातचीत होती है। मई 2021 से ये शुरू होना स्टार्ट, यानी कि ये पूरी बातचीत होना स्टार्ट होती है। पीएम मोदी के साथ एस जयशंकर इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूमिका में रहते हैं, जानते हो, विदेश मंत्री, ठीक। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी भूमिका में रहते हैं और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मेनली जो बात शुरू होती है ये शुरू होती है शिखर सम्मेलन। अब शिखर सम्मेलन क्या होता है उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। शायद पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, बाद में हम बातचीत करेंगे। तो यहां पर जो शिखर सम्मेलन हुआ था मई 2021 में, इसमें मोदी और बोरिस जॉनसन मिलते हैं और फिर बातचीत होना शुरू होती है। और जब बातचीत होती है तो ऐसा नहीं है कि चाय पर चर्चा हो रही है कि आज मंत्री जी से चाय पर चर्चा हुई और इन मुद्दों पर बातचीत होती है। तो ये डिप्लोमेटिक बातचीत होती है कि बताइए दोनों ही देशों के रिलेशन को किस प्रकार से और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जा सकता है या फिर किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है। तो उसी में एक मुद्दा उठकर तैयार होता है कि भाई क्यों ना हम दोनों ही देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको बढ़ाएं। यानी कि हमारा जो सामान है ये आपके यहां जाए और आपका जो सामान है ये हमारे यहां है, आपके टूरिस्ट हमारे यहां है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम वीजा पॉलिसीज का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां पर ये तमाम प्रकार की बातें होती है। दैट मींस इसकी जो न्यू है ये पड़ी मई 2021 में। बात आती है जनवरी 2025 की, जब इस पर ऑफिशियली तौर पर हमारे डिप्लोमेट्स मिलते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं और बोलते हैं कि बताइए भाई अब इसमें यदि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो किन किन चीजों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, यूके को क्या क्या लाभ होगा, इंडिया को क्या क्या लाभ होगा, इंडिया से हमें क्या बेनिफिट होगा, ये तमाम प्रकार की बातें इसमें डिस्कस की जाती हैं। दैट मींस जो ऑफिशियली डिक्लेरेशन है या फिर ऑफिशियली जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, ये जनवरी 2022 से आप देखोगे कि स्टार्ट होती है। और जनवरी 2022 से लेकर यदि 2023 की आप बातचीत करोगे तो ऐसी 13 मीटिंग्स होती हैं जिसमें इसी एग्रीमेंट, ठीक, एग्रीमेंट हो, एमओयूज हो, बायलैटरल रिलेशनशिप हो, इनको लेकर बातचीत की जाती है। 13 मीटिंग्स ये होती है और फिर बीच में इसमें
कुछ पॉज आता है बिकॉज ऑफ कि यूके में आप देखोगे कि बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और साथ में इंडिया में भी कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो यहां पर आप देखोगे 2023 के आसपास ये बातचीत बंद हुई, फिर से ये शुरू होती है और फिर तैयार की जाती है कुछ सूचियां कि भाई असल में बातचीत यदि हो रही है तो किन विषयों पर हो रही है। पहले तो कि भाई टैरिफ कितना लगाया जाएगा, जो सेवाएं होंगी यानी कि मेनली गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, तो इसमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया जाएगा। साथ में यदि मान लीजिए आपके यहां कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वही प्रोडक्ट हमारे यहां भी बन रहा है, तो उसमें फिर ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, बात समझ रहे हो ना। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास नहीं है दोनों के पास है। तो इसमें मेनली डोमिनेंस किसका क्रिएट होगा, ये तमाम प्रकार की बातें। और फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ये पूरे काम करते हैं, यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे अभी जो यूएसए है ये टैरिफ लगा रहा है, हमारे ऊपर बात आ रही है कि 500% टैरिफ लगाए जाने की बात हो रही है, तो इसमें कहा जा रहा है ना कि एफडीआई पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, ये तमाम प्रकार की बातें। तो ये वो की पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है और ये वो की पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा होती है। फिर कई चीजें, कई बार बाधाएं आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 के आसपास यूके में आम चुनाव थे, जिसके कारण ये जो बातचीत है ये बहुत ज्यादा धीमी होती है, क्योंकि वही बात कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है और हर गवर्नमेंट सेम मेंटेलिटी की होती नहीं है, और जब हर गवर्नमेंट सेम मेंटेलिटी की नहीं है तो वापस से ट्रैक पर चीजें आने में टाइम लगेगा। यानी कि आज मैं आपको यदि ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाकर मैं चला गया और क्लाइमेटोलॉजी दूसरा पढ़ाने के लिए आ गया, तो आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कि आप सुटेबल हो गए हैं किसके साथ, मेरे साथ। अब यदि अडॉप्ट करना है तो 10, 12, 15 दिन का अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है सर, धीमे पढ़ाओ, थोड़ा सा अडॉप्टेशन में टाइम लग रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है कि पहले की सरकारों के साथ जो आपके रिलेशन चल रहे थे, ठीक है, अब आम चुनाव आ गए, आम चुनाव है ये, आम चुनाव, ठीक है, तो ये पूरा डिस्टर्बेंस हो गया है। आम चुनाव कंप्लीट होते हैं, फिर से बातचीत शुरू होती है और फिर मई 2025 में आप देखोगे कि इसको एक्सेप्टेंसी मिलती है कि भाई, अब ये फोटो पे मत जाना, ठीक है, एक्सेप्टेंसी मिलती है कि भाई दोनों ही देशों के बीच में अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और अब दोनों ही देश एक दूसरे के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी सॉरी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। पर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इस पर याद रखो कि किन किन चीजों पर हमने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, भारत को यहां पर क्या लाभ हुआ, और साथ में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसको कहां पर क्या क्या लाभ देखने के लिए मिला। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। तो यहां पर यदि आप भारत के विषय में बातचीत करेंगे तो भारत को इससे क्या क्या लाभ हुआ, साथ में यूके को इससे क्या क्या लाभ हुआ। तो यूके इज मेनली फेमस फॉर, किसके लिए, ये ज्यादा फेमस किसके लिए, ये तो ये लिखे हुए हैं वो सेक्शन जो यूके के बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, है ना, विस्की हो गया, स्कॉच वगैरह, ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीजें। यानी कि शॉकिंगली इन सभी में भी टैरिफ काम आता है, इन सभी में भी टैरिफ बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो यहां पर यूके को लाभ हुआ और इन चीजों पर भारत को लाभ हुआ। यूके ने यहां पर यह कहा कि भाई, हम अपना जो निर्यात शुल्क है इसको 99% तक क्या करेंगे, कम कर देंगे। इवन 99% चीजों में हम निर्यात शुल्क लगाएंगे, वहीं कहीं पर 1% तक लगा देंगे, ठीक है, और बाकी फ्री है। यहां पर इंडिया ने भी सेम किया था कि भाई, अब यहां पर दिया हुआ है कि
जो टेक्सटाइल है यानी कि वस्त्र हैं, क्लॉथ्स वगैरह और जो परिधान वगैरह होते हैं, इन पर भारत ने कितना लगाया, भारत से यूके जाने पर यानी कि कितना लगेगा, और यूके से यदि कोई चीज भारत आ रही है तो कितना लगेगा। यहां पर टैरिफ को कम किया गया, यहां पर शुल्क मुक्त यानी कि फ्री ट्रेड आप करो। ठीक, यहां ऑटोमोबाइल की यदि हम बात करें तो भारत से यदि यूके जा रहा है तो इस पर टैरिफ कम कर दिया गया था। यूके से यदि भारत में आ रहा है तो अधिमान्य पहुंच यानी कि नाम मात्र का ये टैक्स आप पर लगेगा। कम टैक्स और साथ में नाम मात्र के टैक्स में फर्क होता है। कम टैक्स और नाम मात्र के टैक्स में आपको फर्क यहां पर डिस्क्राइब करना होगा। यहां पर जो स्प्रिट्स एंड साथ में वो पेय पदार्थ, ये स्कॉच विस्की योर्स फेवरेट, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती हैं, तो ये भारत से यदि यूके जा रही हैं तो इस पर कम शुल्क लगेगा, और यदि यूके से भारत आ रही हैं तो हम भारत तक पहुंच इसकी बना देंगे क्योंकि यहां पर इसका मार्केट है और आप इसको डिस्क्लोज कर लीजिए। साथ में फार्मास्यूटिकल्स ये मेन कंसर्न होता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस से ये तो समझ में आ गया है कि एक्चुअली में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है। दैट मीन्स इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल है ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है और साथ में बहुत बड़ा मार्केट है फार्मास्यूटिकल का हमारे पास। बात समझे। और यदि इस फिनोमिनन को देखें तो सबसे बड़ी अप्रोच यही है कि भाई कोई भी कंट्री हमारे फार्मास्यूटिकल को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि भाई आप आइए और हमारे यहां फ्री ट्रेड करिए या फिर बिना अतिरिक्त शुल्क के आप यहां पर व्यापार करना शुरू कर दीजिए। ये हमारे लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होता है। बात समझिए। तो फार्मास्यूटिकल की भी यहां पर बातचीत की गई थी। साथ में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो इसका जो लाभ है ये अन्य सेक्टर्स पर भी आपको देखने के लिए मिला। यहां एक चीज है, फिनटेक कंपनी के बारे में सुना है? फिनटेक कंपनी क्या होती है वो डिस्क्राइब करूं। फिनटेक कंपनी का मतलब होता है कि ये जो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे है ना, ये जो डिजिटल पेमेंट के लिए आप यूज करते हो ना, तो यहां पर क्या है, ये फाइनेंस से संबंधित है और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो फाइनेंस से संबंधित जो टेक्नोलॉजी होती है उसको नाम दिया जाता है कि ये फिनटेक कंपनी है। बात समझ में आई। तो जब ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है किसी भी नेशन के साथ, तो मैंने बताया कि अकेला ट्रेड शामिल नहीं होता, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात आ रही है। और गुड्स एंड सर्विसेज में तो गुड्स मतलब कि सामान, और सर्विस में तो कुछ भी हो सकता है। और सर्विस में आती है यही पेटीएम, गूगल पे है ना, फोन पे, भारत पे, ये तमाम प्रकार की चीजें। तो यहां पर जो वित्तीय सेवाएं हैं उनके लिए भी हमको एक बेटर मार्केट मिला। ये किसके है? ये इंडिया के लिए, और एज वेल एज ये यूके के लिए भी काम आएगा। दोनों में ये इंप्लीमेंट होगा। तो इससे कुल मिलाकर जो सर्विसेज थी और साथ में जो वाणिज्य था या फिर यूं कहा जाए कि जो बिजनेस था, इसमें आपको किस प्रकार से वो मिला, अभी मिला नहीं है, याद रखिएगा कि अभी मिला नहीं है, मिलेगा। बिकॉज ऑफ कि मई 2025 में ये कहा गया था, यानी कि ये हो गया था फाइनलाइज कि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। बट इसका इंप्लीमेंटेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना और इसका इंप्लीमेंटेशन होना, इट इज अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी क्या हुआ है? इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट कब से हुआ? 2026 से होगा, मालूम चल जाएगा। बात समझ में आई। होगा तो इसका लाभ डायरेक्टली किसको मिलेगा? भारतीयों को ज्यादा। और भारतीयों को कैसे और ज्यादा लाभ मिलेगा? तो उसके लिए याद रखना ये चार ये सेक्शन हैं जो कि सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहां तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि इंग्लैंड में जाकर या फिर ब्रिटेन में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ हम एक्स्ट्रा करेंगे। दैट मीन्स ये जो आवागमन है, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है छात्र विनिमय कार्यक्रम, इसको हम इजी बनाएंगे। यानी कि यहां के लोग इजी टू एक्सेसिबल हो जाएंगे। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, कि आप वहां पर जाओ और आराम से पढ़ाई लिखाई करो। साथ में जो कॉस्ट है उसको भी हम थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेंगे। जैसे जर्मनी, बहुत से लोग यहां पर प्रेफर करते हैं कि भाई हम जर्मनी जाकर पढ़ाई करें, बिकॉज ऑफ कि जब आप आइल्स का एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद आइल्स का एग्जाम देंगे और यदि आपको जर्मनी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो आपकी जो आगे की पढ़ाई है, जितनी भी पढ़ाई हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको शायद पता होगा ऐसे मल्टीपल नेशन में जिनमें जर्मनी नंबर 1 आता है। ठीक है, और जर्मनी को आईटी हब भी कहा जाता है कि वहीं पर आप पढ़ाई किए, वहीं पर आपकी जॉब भी लग गई अच्छे से। तो ऐसे यहां तक के जो रिश्ते हैं ये तक डेवलप करने की बात इसमें कही जाती है। और ये 4 सेक्टर पर मेनली स्वास्थ्य सेवाएं तो होंगी, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ये बहुत बड़ा है और ये सब कुछ शामिल है। किससे?
पर्यटन से, यानी कि पर्यटन के जो अवसर हैं ये भी मिलेंगे। फिनटेक कंपनी के बारे में बस आप याद रखिएगा कि जो हमारा फिनटेक मार्केट है ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। दैट इज वाई यहां पर ये बात आ जाती है। अब एक और बात आती है सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी का मतलब याद रखना, मैं एक पर्सन हूं, मेरी जॉब लग जाती है ब्रिटेन में या फिर यूके में, मैं यूके में जाऊंगा तो यहां पर मुझे जो भी सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसके दो पार्ट पहले ही हो जाएंगे। दो पार्ट क्यों होंगे? जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कनाडा के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि जब आप कनाडा जाते हैं ना, तो कनाडा जाने पर आपको अपना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आप किसी भी देश में गए हैं तो वहां पर आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आप चाहे यूरोपियन नेशन की हम बात कर लें, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज में किसी की बात कर लें, मोर और लेस ये सभी में एप्लीकेबल होता है। जैसे इंश्योरेंस कराने का क्या मतलब? इंश्योरेंस कराने से पहले आपका एक गारंटर होना चाहिए कि भाई आप यहां पर आए हो, इलीगल तो नहीं हो आप, ये आप अवैध रूप से तो नहीं आए हो, और साथ में आप कुछ काम करने के लिए आए हो, किसी उद्देश्य से आए हो आप, और वो उद्देश्य लीगल है। इसके लिए आपका एक जमानतदार होना चाहिए वहां, ठीक है, कि भाई मेरा एक भाई है, वो वहां पर रहते हैं, मेरी दीदी रहती है, मेरे चाचा रहते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजें, ये क्या है, मेरे जमानतदार। यानी कि यदि मैं कनाडा में आकर किसी प्रकार से कोई गलत काम करता हूं तो ये मेरी जमानत लेंगे। बात समझे? तो ये कहलाती है जमानतदारी, ठीक है, ये बेल आउट करेंगे मुझे। सेकंड बात कि अब आप वहां पर हो तो आपका यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपको कुछ हो जाए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो इसके लिए किया जाता है क्या? इंश्योरेंस। हमारे यहां जैसा इंश्योरेंस नहीं होता वहां पर एक अच्छा इंश्योरेंस होता है। तो असल में आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, तो आप यूके गए, यूके जाने पर अब वो जो कंपनी है ये बोलती है कि हम आपकी सैलरी से एक निश्चित अमाउंट काटेंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप हो कहां के रहने वाले? इंडिया के। यूके में यदि कुछ हो जाता है आपको तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी ना। तो उसके लिए हम एक अमाउंट जमा करते जा रहे हैं। इंडिया में इसको पीएफ वगैरह से आप समझ लो, है ना, कि वो हम काट रहे हैं। अब है पर्सन कहां का? इंडिया का, और इंडिया से बाहर गया है, तो इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है कि हम भी आपकी सैलरी से डायरेक्ट एक अमाउंट काट लेंगे, ठीक है। तो इंडिया में आपका पैसा जमा हो रहा है, यहां पर जमा हो रहा है, वो पैसा आप ही के यूज में आ रहा है, बट वो आपको मिलेगा नहीं कभी, ठीक। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने जो काटा, वो क्यों काटा है कि आप यहां पर रह रहे हो तो यहां का जितना भी रिसोर्सेस है आप इसका भी तो यूज कर रहे हो, और रिसोर्सेस का यूज करने पर जैसे हमारे यहां रोड टैक्स, हाउस टैक्स, है ना, वाटर टैक्स देना पड़ता है ना, तो वो ले रही है आपसे कि भाई आप रह रहे हो यहां पर, तो आप यूज कर रहे हो तो दो। तो एक ये गया। दूसरा, इंडिया की गवर्नमेंट भी आपसे काट रही है। ये जो इंडिया की गवर्नमेंट काटती है इसको कहा जाता है ईपीएफ, ये लिखा हुआ है सामने, ये ईपीएफ कहा जाता है इसको। बात समझ में आई? और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर यूके भी काटता है इसको। ये कहा जाता है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, यानी कि भाई मैं दो दो जगह पे कर रहा हूं, दोहरा योगदान दे रहा हूं। एक तो मैं इंडिया में रह नहीं रहा हूं और इंडिया में पैसा दे रहा हूं, ठीक है, और यूके के रिसोर्सेस में यूज कर रहा हूं, तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर मेरी सैलरी से पैसा काटा जा रहा है। दैट मीन्स 20 रुपए मेरी, 100 रुपए मेरी सैलरी है, 20% काट लिया किसने? यूके ने 20% काट लिया। 20% में बहुत एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूं, और काट लिया इंडिया ने। बचा कितना मेरे पास? 60 रुपए, 70 रुपए। तो मेरे को तो अपनी सैलरी कम ही लग रही है ना, इंक्रीमेंट हुआ है पर कम ही लग रही है। तो इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये बात भी कही गई कि असल में हम उन सभी वर्कर्स के लिए जो इंडिया से यूके आए हैं, 3 साल तक हम किसी प्रकार से कोई भी सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उनसे जो पैसा है ये नहीं लेंगे। बात समझे? ये क्या है? 3 साल ही क्यों रखा गया, ये भी बात आती है। तो 3 साल याद रखिएगा कि ये 3 साल शॉर्ट टर्म को दर्शाता है, यानी कि 3 साल के लिए आए हैं, दैट मीन्स आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। 3 साल के बाद यदि है तो फिर हमारे रूल एंड रेगुलेशन उस व्यक्ति पर लगना चालू होंगे। ये भी बात कही गई है किसमें? मई 2025 में होने वाले इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। बात समझ में आई? 100%, किसी प्रकार का कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर, 24 कैरेट, रॉक सॉलिड, पक्का। अब इसके आगे आना, तो ये जो वर्कर्स हैं इनके लिए लाभ है, जो ये इकोनॉमी जो सर्विसेज हैं इनके लिए लाभ है, और किन चीजों पर ये टैरिफ में कमी की गई है ये इसके बारे में जिक्र है, और साथ में भारत को क्या लाभ हो सकता है। तो 1 घंटे से पिछले मैं वही बोल रहा हूं, बाकी ये सभी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और साथ में इसका जो जियोपॉलिटिकल एंगल है ये क्या क्या आता है, और साथ में जो पॉलिटिकल एंगल है या फिर स्ट्रेटेजिक जो डायमेंशन है ये क्या निकल के आता है, एक बार इसके बारे में भी देख लो।
ये मैंने पहले ही समझा दिया है कि भाई जो चाइना से हम मुकाबला कर रहे हैं उसमें ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। समझाया, स्टार्टिंग इससे हुई थी, तो चाइना का मुकाबला करने में आसानी होगी। साथ में किसी भी नेशन के साथ जब आपके बायलैटरल रिलेशन डेवलप होते हैं तो बायलैटरल रिलेशन का जो असर है ये अदर नेशन पर भी आपको देखने के लिए मिलता है। यूके का लाभ इसमें ज्यादा है, नो डाउट। यूके का लाभ इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ कि यूके यदि इंडिया से कनेक्ट हो जाता है और इंडिया से यदि इसका एग्रीमेंट हो जाता है और इंडिया के साथ इसके जो रिलेशन है ये बिल्ड हो जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इसको इंडो पैसिफिक रीजन पर देखने के लिए मिलेगा। इंडो पैसिफिक रीजन पर क्यों? क्योंकि याद रखना, आगे मैं आपको आर्कटिक ट्रीटी के बारे में बताऊंगा, और आर्कटिक पॉलिसी के थ्रू जो भारत है ये स्वेज कैनाल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। और स्वेज कैनाल पर डिपेंडेंसी मतलब कि भारत का मैप याद करो, ठीक है, भारत का मैप समझ गए। भारत का मैप, जब आप भारत का मैप देखोगे तो इंडिया है, इंडिया मलक्का स्टेट याद आई, मलक्का है ना, इंडोनेशिया के जस्ट नीचे। मलक्का स्टेट के थ्रू ये ताइवान, फिलीपीन होते हुए और जापान होते हुए रशिया के ऊपर से आर्टिक ओशन के थ्रू ये यूरोप से कनेक्ट हो सकता है। तो इसके कारण अभी कहां से कनेक्ट होता है? स्वेज कैनाल से। ठीक है, मैप इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इमेजिन कर लो, ठीक है, स्वेज कैनाल से कनेक्ट होता है, तो स्वेज कैनाल पर डिपेंडेंसी वो कम कर रहा है। अभी वर्तमान का एक मुद्दा चल रहा है, सोमालिया है। सोमालिया किसका पार्ट है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो सोमालिया में एक लैंड है जिसको नाम दिया जाता है सोमाली लैंड। इजराइल ने दिसंबर 2025 में इसको स्वायत्त डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये एक अलग देश है या फिर एक अलग राज्य है। चाइना इससे परेशान है, तो उसका एक प्रकार से काउंटर होगा। ये बात समझ में आई? यानी कि चाइना का मुकाबला करेगा, साथ में जो ग्लोबल ब्रिटेन की स्ट्रेटजी है ये होगी, और एशिया के लिए, एशिया में जो प्रेजेंस है किसकी? ब्रिटेन की, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और एशिया में प्रेजेंस बढ़ सकती है, दैट मींस जो इंडो पैसिफिक रीजन पर इसकी रणनीति है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है, बिकॉज ऑफ कि इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी होना, इसका मतलब है कि वर्ल्ड का वो वाला पॉपुलेटेड एरिया जहां पर सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड का, वहां पर आप आकर खड़े हुए, वहां पर आप कनेक्टिविटी बना चुके हो। इंडिया के साथ कनेक्टिविटी, दैट मींस कि वर्ल्ड में एक ऐसी छवि कि यार इंडिया तो सामान खरीद रहा है ना, तो हम भी तो खरीद ही सकते हैं। सामान इंडिया तक आ रहा है, कहां से? यूके से, तो आगे तक और आ जाएगा, इंडोनेशिया तक आ जाएगा। बात समझे? तो ये यूके के लिए भी प्रॉफिटेबल है। अभी तक हमने समझा कि इंडिया के लिए ही है, बट यूके के लिए भी उतना ही है, बिकॉज ऑफ कि यूके कैसे खेलता है? यूके गेम खेलता है जियोपॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। भारत ने अभी अभी ये फॉलो करना चालू किया है, पर यूके और साथ में ये जितने भी डेवलप नेशन है इसको बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे आइए। तो वैश्विक व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये तमाम प्रकार की चीजें इसमें एफटीए में थी। यहां तक कितने परसेंट समझ में आया? और क्या किसी को किसी प्रकार का क्या कोई भी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, बताइए, बोलिए भाई। खत्म? ये खत्म। बात आती है सेटा एंड एफटीए की। ठीक है, बात समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटा, यानी कि सीईटीए और एफटीए दोनों ही यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, वही जो सेम थिंग थी कि जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के बिहाफ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यदि किसी भी कंट्री के साथ हमारा एफटीए साइन होता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, या फिर सेटा होता है, जैसे सेटा कनाडा और यूरोपियन यूनियन दो बड़ी इकाइयों के बीच में होगा। बात समझे? जब एकल देश मिल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? एफटीए। सेटा और एफटीए में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां है? इसके क्राइटेरिया में। बात समझे
कि एफटीए का क्राइटेरिया कहां तक है और सेटा यानी कि सीईटीए का क्राइटेरिया कहां तक है, इसमें आपको मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों ही टॉपिक यदि आप देखोगे, चाहे एफटीए हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, या फिर चाहे सेटा की आप बात करो, तो ये दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशन में काम आते हैं, एज वेल एज चाहे वो इकोनॉमी की हम बात कर लें या फिर ट्रेड की हम बात कर लें, इन दोनों में काम आते हैं। सबसे पहले यदि व्यापार समझौते की हम बात करें तो इतना जो मैंने पूरा 1 घंटे तक कराया है कि व्यापार समझौता क्या होता है, इसके बारे में समझ गए हो कि दो देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो समझौता किया जाता है, इसको कुल मिलाकर व्यापार समझौता कहा जाता है। जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है ये हाईलाइट की हुई है, इसको पढ़ लेना, आपको ये मिल जाएगी। साथ में इसकी परिभाषा क्या है ये भी आपको पता है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं सब पता है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट तो नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में जो 1 घंटे का डिस्कशन है ये इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हुआ है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मैंने जो मेनली इंडिया और यूके के बारे में डिस्कस किया है वही सब बातें यहां पर हैं। हम अभी अपनी जो बात है ये स्टार्ट करते हैं किससे, सेटा से। अब याद रखना कि इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है ये, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि व्यापक है। ये जो एफटीए है ये दो देशों के बीच में होगा, और जब आप कॉम्प्रिहेंसिव की बात करेंगे दैट मींस कि यहां पर दो संघ की भी बात हो सकती है, दो बड़े बड़े एरिया की बात हो सकती है, या फिर 2 से अधिक देशों की भी यहां पर बात हो सकती है। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो सेटा है ये हमारे अस्तित्व में आया था जब यूरोपीय संघ यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है और कनाडा के बीच में ये हुआ था। और इन्होंने बोला था भाई जैसे एफटीए में यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम तमाम प्रकार की ट्रीटीज को साइन करते हैं, जो ट्रेड है इसको बढ़ावा देते हैं, टैक्सेशन को हम कम करते हैं, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन मोबिलिटी है इसकी हम बात करते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजें। तो यही सब बातें इंप्लीमेंट हम सेटा में करेंगे, पर इसका व्यापक रूप होगा। और कनाडा ने जब यूरोपियन यूनियन के साथ ये किया, यूरोपीय संघ दैट मींस यूरोपियन यूनियन, तो एक बात सोचो कि इंडिया और यूके के बीच में जब हो रहा था तो इंडिया के लोग यूके ब्रिटेन जा सकते थे, और यूके में तो उत्तरी पार्ट ऑफ आयरलैंड भी शामिल है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड। कौन कौन आता है यूके में, ब्रिटेन आता ही है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड। इसको मिलाकर हमने यूके कहा, तो यूके के साथ ट्रीटी साइन हुई, दैट मींस यहां पर हमको मोबिलिटी मिली। और यदि मान लीजिए यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रीटी साइन हो जाती, दैट मींस यूरोपियन यूनियन में जितने भी मेंबर हैं उन सभी में हमारी मोबिलिटी होती। तो ये क्या हुआ, ये ज्यादा व्यापक नहीं हो गया और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, तो इसको नाम दिया गया क्या, सेटा। ये हुआ यूरोपीय यूनियन और साथ में कनाडा के बीच में। और फिर जब ये हुआ तो कनाडा का जो सामान था ये पूरे यूरोपीय या फिर कनाडा का जो मार्केट था ये पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए ओपन हुआ, और यूरोपीय यूनियन का जो मार्केट था ये कनाडा के लिए ओपन हुआ। तो दोनों है एक ही, बस एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है और एक थोड़ा सा छोटे लेवल का हो जाता है। दैट मींस इसको मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है कि एक थोड़ा सा गहरा है और एक थोड़ा सा उथला है। ये थोड़ा सा उथला है और ये थोड़ा सा गहरा है। जब आप इसी को बहुत ज्यादा व्यापक कर देते हो तो ये बन जाता है सेटा। बाकी इसमें कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, बात समझे। ये थोड़ा सा आपको सतही देखने के लिए मिलेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव देखने के लिए मिलेगा। यही है सेटा और यही है एफटीए। यदि मान लीजिए कोई भी कंट्री सेटा साइन कर रही है दैट मींस वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की ओर बढ़ रही है। ये वो व्यापक एग्रीमेंट है, एक प्रकार का व्यापक समझौता है। बात समझ में आई। तो इसके बारे में बस याद रखना कि यहां पर मैंने वही बताया है कि सेटा और एफटीए और साथ में सीईटीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड के बारे में यहां पर क्या क्या एग्रीमेंट किए गए हैं, सॉरी इनमें क्या क्या मेजर डिफरेंस है। फिर इस टेबल को एक बार पढ़ लेना कि असल में इन दोनों में यदि पैरामीटर्स है तो वो क्या है, बाकी सभी चीजें हैं कि भाई यदि मान लो कवरेज की बात की जाएगी तो इसमें किन किन चीजों को कवर किया जाएगा और इसमें किन किन चीजों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मुद्दे भी शामिल होते हैं, जैसे पर्यावरण एक मुद्दा है, एक पूरा सब्जेक्ट है, तो इनको भी शामिल किया जाएगा। फिर साथ में सेवाओं का यदि व्यापार हो रहा है तो यानी कुल मिलाकर बहुत लेमन लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना, पीपीटी रीड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, एक और बात कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेटा को अगली पीढ़ी का
FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी हम जिस दौर में दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो दौर कैसी है कि देश अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा ट्रेड एग्रीमेंट इस देश के साथ हो जाए। इंडिया को देख लो, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जॉर्डन के साथ अलग साइन कर रहा है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईरान के साथ अलग साइन करने पे तुला हुआ है, आसियान के साथ अलग लगा हुआ है, जापान के साथ अलग लगा है, ठीक है। हम कहीं पर भी यूनियन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कई बार आपने ये सुना होगा कि सऊदी अरेबिया का जो रीजन है, सऊदी अरेबिया के रीजन में ये मांग बार बार उठी है कि ईरान, इराक, जॉर्डन और ये कतर, इन सबको मिला के एक देश बनाया जाए, ठीक है, वो कहलाएगा अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, ये बात कब के, वो सद्दाम हुसैन के टाइम की जब आप बातचीत करोगे तो वो यही कहता था कि सद्दाम हुसैन की भाई एक कंट्री होनी चाहिए। सद्दाम हुसैन के जो मामा, ये जिनको फॉलो करते थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी इसी फिलॉसफी पर थे कि भाई एक कंट्री होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ कि एक कंट्री होगी तो इनके बीच में ट्रेड बहुत अच्छा हो पाएगा। और ट्रेड अच्छा क्या हो पाएगा, सभी ऑयल निकालने वाली कंट्रीज हैं, तो ऑयल रिसोर्सेस इनके पास एनरिच होंगे तो इनका जो डोमिनेंस है ये वर्ल्ड में बढ़ेगा। ये सऊदी अरेबिया का जितना डोमिनेंस आज है, सोचो यदि उसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाए, ईरान का जो डोमिनेंस, इराक का जो डोमिनेंस आज है, कतर का जो डोमिनेंस आज है, सोचो यदि उसका दायरा बढ़ा दिया जाए तो और कितना होगा। बात समझी? तो कहा जा रहा है कि आज आपको ये एकल एग्रीमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ये देखने के लिए मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में ये जो बायलैटरल रिलेशन है ये और ज्यादा एनहांस होंगे, और ये जो यूनिलैटरल रिलेशन है ये और ज्यादा एनहांस होंगे और इनका एक व्यापक रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट मींस आज आप एफटीए खेल रहे हो, आने वाले टाइम में एफटीए जैसा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ होगा क्या, सेटा, यानी कि हम व्यापक एग्रीमेंट ही कर रहे होंगे। बात समझिए? क्योंकि आप चाहे, जैसे आप सीधी बात देखो ना, इसको थोड़ा सा यदि आप स्पेस मोबिलिटी से जोड़कर देखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि आज यूएसए और साथ में इंडिया के बीच में कितने सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, मल्टीपल डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो इन सभी के बावजूद इन दोनों के बीच में यदि आप स्पेस मोबिलिटी की बात करते हो कि भाई स्पेस को लेकर क्या किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, टैरिफ वॉर अपनी अलग चल रही है, स्पेस मोबिलिटी अपनी अलग चल रही है। नासा और इसरो आपस में मिलकर काम करने के जो प्रैक्टिसेस हैं ये फॉलो कर रहे हैं कि भाई दोनों मिलकर कैसे काम करें। सुना है इसके बारे में कि नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। ये क्या, ये भी तो बायलैटरल रिलेशनशिप का एक पार्ट है ना, द्विपक्षीय संबंध का एक पार्ट है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें किसमें देखने के लिए मिल रही हैं, ये जैसे जैसे वर्ल्ड ग्रो कर रहा है और जैसे जैसे इंडिया की जो कंडीशन है और मल्टीपल नेशन की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, ये सुधर रही है, तो वहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ में आई? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो है हमारी आर्कटिक पॉलिसी। लिख तो रहे नहीं, कहां लिख रहे हो, कहां लिख रहे हो महाराज? देखिए, अब सबसे पहले बात यह आती है कि भाई आर्कटिक वाला जो रीजन है इसको यदि आप देखोगे, ठीक है, तो ये कहां आता है? सदर्न पोल पे ना, सदर्न पोल पे है ना, कहां आता है? थोड़ी सी इज्जत रखिए, ठीक। तो आर्कटिक वाला जो रीजन है ये आता है नॉर्थ पोल पे। भारत कहां आता है? ट्रॉपिकल एरिया में। आर्कटिक को देखोगे तो सोचने ही पर आपको ये इमेजिन होता है कि भाई परमाफ्रॉस्ट है, ठीक, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ठीक, पूरी पूरी बर्फ जमी हुई है। अरे जब ऐसा है तो भारत क्यों जा रहा है भाई यहां पर? भारत को क्या ही मिल जाएगा? एनवायरमेंट जब हम पढ़ रहे थे, टुंड्रा टैगा के बारे में हमने बात की थी, यहां पर मेनली टुंड्रा प्रकार का जो बायोम है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो भाई बायोडाइवर्सिटी नहीं है, बायोडाइवर्सिटी के नाम पे पोलर बियर वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, पेड़ों के नाम पर वही छोटे मोटे जो भी पेड़ हैं सूखे उखे वो देखने के लिए मिल जाते हैं, एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत की ये जो आर्कटिक पॉलिसी है चर्चा में क्यों है? तो याद रखिएगा कि इसका एक मेन रीजन है कि बढ़ता हुआ, अच्छा ये की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये तमाम प्रकार के जो की पॉइंट्स है ये आगे दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ लेना। चाहे आर्कटिक काउंसिल की हम बात करें, आर्कटिक काउंसिल क्या है,
कहां से सामने आई, तो 2007 से इसके बारे में बातचीत होना चालू हुई थी, 2008 शायद 2008 से बातचीत होना स्टार्ट हुई थी। 2013 में भारत इसका ऑब्जर्वर बनता है और 2017 में जो भारत है ये 2017 भी नहीं, 2017 के आसपास शायद भारत अपना हिमाद्री स्टेशन यहां पर डेवलप करता है, कहां, नॉर्वे वाले एरिया में। अच्छा, आर्कटिक सर्कल की यदि हम बात करते हैं तो वो जो आप अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बारे में पढ़ते हो ना, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं में, दैट इज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस में क्या हो गया है इसको, मन नहीं है इसका। हाँ बंद 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 भाई। नहीं चलेगा यार, ये छोड़ो हटाओ। चलो आगे आना, देखो भाई। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, वर्ल्ड, जब आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो वर्ल्ड मैप में जो ऊपर वाला है यानी 66.5 डिग्री, आप समझ लेना कि एक्चुअली जिनको नहीं पता है, ठीक है, जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं होती हैं दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस में जो 66.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड लाइन है, इसके बाद वाला जितना भी एरिया है इसको नाम दिया जाता है आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्र वाला एरिया। और ये जो 66.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड लाइन है इसको नाम दिया जाता है आर्कटिक सर्कल वाला एरिया। एक मेजर जो अंतर है ये है, ठीक है, मेजर डिफरेंस यही है कि भाई आर्कटिक सर्कल अलग है और आर्कटिक रीजन अलग है। आर्कटिक सर्कल कहा जाता है 66.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड लाइन को, बात समझ में आई। और इसके अंदर जो रीजन आता है, अंदर रीजन मतलब कि आर्कटिक सागर तो पूरा ही आएगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, इसके अलावा रशिया वाला एरिया, बेरिंग स्ट्रेट वाला एरिया, बेरिंग जल संधि, ठीक है, जो अलास्का वाला रीजन है वो इसमें आएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला रीजन इसमें आएगा, ग्रीनलैंड वाला रीजन इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम प्रकार के रीजन किसमें आएंगे, ये आते हैं आर्कटिक रीजन में। बात समझ में आई। अब जब इतना बात समझ में आ गई 100%, इसको इमेजिन करना, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो एक बार एटलस निकालना, और एटलस ऑफलाइन वाले भी एटलस निकालना, एटलस को पलटना, वहां पर आर्कटिक सर्कल का मैप बना हुआ है, उस आर्कटिक सर्कल के मैप को देखना है, रखा है एटलस, तो मोबाइल में सर्च कर लो। मेरा तो बोर्ड नहीं चल रहा है, तो आप लोग का तो चल रहा है, देवी देवताओं, सर्च करो आर्कटिक सर्कल। हाँ जी, जो उसके अंदर में नहीं है, मोबाइल नहीं लाए आप ने, मोबाइल लाना क्यों बंद कर दिया है? कॉल नहीं आता। सुनो सुनो, अच्छा ठीक है, देख लेना ना। तो ये जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया है, सॉरी, आर्कटिक सर्कल के ऊपर जितना भी रीजन है, अब इसमें ग्रीनलैंड भी आएगा, रशिया भी आएगा, साथ में जो बेरिंग जलसंधि वाला एरिया है वो भी आएगा, अलास्का भी आएगा, एज वेल एज यदि आप देखोगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का जो नदर्न पार्ट है वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। ये है हमारा आर्कटिक सर्कल वाला रीजन। अब जरा समझना कि वर्तमान में आपने ये बहुत बार सुना होगा कि ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोकता है अमेरिका कि ग्रीनलैंड हमारा है। बात समझे, क्यों आता है, क्यों बोल रहे हैं, ग्रीनलैंड से क्या ही लाभ है? तो याद रखो, ग्रीनलैंड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ
आर्कटिक रीजन, बात समझे, ये आर्कटिक क्षेत्र में आता है। और यदि यूएसए इसको ले लेता है, डेनमार्क कहां है, नीचे बैठा हुआ है, पर डेनमार्क आर्कटिक पॉलिसी में अपना इन्वॉल्वमेंट बताता है, समझ रहे हो, डेनमार्क नीचे है यूरोप में, और ये आर्कटिक पॉलिसी में अपना योगदान बताता है कि भाई आर्कटिक पॉलिसी में मैं इन्वॉल्व क्यों, क्योंकि ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का। बात समझ रहे हो, क्या फायदा है आर्कटिक पॉलिसी से बताऊंगा आगे। और भारत भी आर्कटिक पॉलिसी में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। यूएसए इन्वॉल्वमेंट चाहता है और इन्वॉल्व है भी, बिकॉज ऑफ अलास्का उसी का है। पर दो क्षेत्रों से ये जो ट्रेड रूट है इसका रास्ता अपनाना चाहता है, और उसके लिए ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं कि भाई ये ग्रीनलैंड को मैं एक्वायर करूंगा, मैं ऑक्यूपाई करूंगा। बात समझ में आई। अब यानी कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कई फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बार बार ये क्यों आपको सुनने के लिए आ रहा है कि भाई यूएसए ग्रीनलैंड को अपना एक्वायर करना चाहता है या फिर ग्रीनलैंड को अपने अंडर में लेना चाहता है। ये तमाम प्रकार की बातें यहां पर आ सकती हैं। आर्कटिक काउंसिल हो, हिमाद्री स्टेशन हो, या फिर एनसीपीओआर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर हमारे गोवा में है, हमने स्टैब्लिश किया है, ये भी आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ मैंने हाईलाइट कर दिया है। बात समझ में आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्बिडो, बताइए साक्षी जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्बिडो, बोलो बोलो। हाँ पढ़ा तो है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हाँ 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 हाँ, अरे यार मैं फ्री में परेशान हूं। 27% और हाँ हाँ, क्या सूर्य की किरणें, ये है मतलब तो जो सनरेज है मतलब वही वाला ना सर की जो नहीं एल्बिडो पोस्टरीन एल्बिडो वो अरोरा है, वो अरोरा है। हाँ हाँ, जितना अवशोषित नहीं करती, जितना परावर्तित कर दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एल्बिडो। याद है, वो अरोरा है, ठीक है, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये तमाम प्रकार के फैक्टर लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लेना। अच्छा ये बताओ कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो एल्बिडो बढ़ेगा या घटेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो एल्बिडो बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। एल्बिडो बढ़ेगा या घटेगा, मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाना आप, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। दिमाग लगा लेना कि बर्फ के पिघलने पर, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों के पिघलने पर पृथ्वी का एल्बिडो बढ़ेगा या घटेगा। एल्बिडो का मतलब सूर्य के प्रकाश की वह मात्रा जो कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित नहीं की जाती अपितु परावर्तित कर दी जाती है, इसको नाम दिया जाता है एल्बिडो। नहीं, अरे ये बताया था ना मैंने कि ये है हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी का एनवायरमेंट, यहां से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, ये भेज दिया, तो जितना भेजा है वो है एल्बिडो। बात समझे, आ गया। हाँ अब बताना मुझे, जो मैंने पूछा है उसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना और फिर बताना, ठीक है। ग्लेशियर के पिघलने पर, ध्रुवीय क्षेत्रों के पिघलने पर पृथ्वी का जो एल्बिडो है ये बढ़ेगा अथवा घटेगा, ये आप सोचना, बताना, मैं नहीं बताऊंगा। आ गया, देखिएगा भाई। अब यहां पर याद रखो कि ये तमाम प्रकार के प्रिलिमिनरी फैक्ट हैं एज वेल एज मेंस फैक्ट हैं, इन दोनों को आप पढ़ लेना, ठीक है। ये मत समझना कि बस यूट्यूब में भाषण देने के लिए बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये मिलेगी आपको पीडीएफ, आप इसको पढ़ लेना। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई। पूछूंगा मैं, जो क्लास लगेगी ना हमारी पॉलिटी की, उसमें मैं पूछ लूंगा वही बताओ, क्योंकि बोल बोलकर लगवाई गई है, तो मैं बोल बोलकर जहर उगलूंगा। बात समझ में आई, चलो क्या बोल रहे हो आप, आ गया। तो यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली अब मेरी बात सुनना चालू करो, इसको मेरे शब्दों में, सब कुछ लिखा हुआ है, फिर से उसी फिनोमेना पर आओ कि सब कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने शब्दों में इसको समझाना चालू करता हूं।
देखिएगा कि एक्चुअली में आर्कटिक ओशन वाला जो रीजन है, यानी कि आर्कटिक रीजन वाला जो क्षेत्र है, ये हमारे लिए उतना ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बात समझना कि एक्चुअली में वर्तमान में दो चीजें हो रही हैं, एक है क्या ग्लोबल वार्मिंग और एक है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग का ही जो इंपैक्ट है ये है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। हो ये रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो डीग्लेशियलाइजेशन है यानी कि जो ग्लेशियरों का पिघलना है ये तेज हो रहा है। अब एक चीज करेक्ट है, ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट आ रहा है किस पर? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी का तापमान इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। बात समझ में आई? इफेक्ट पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पता है? आऊं तो क्या ऐसे ऐसे मेरे को लगा बुला रहे तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान जब बढ़ेगा, तो इसके कारण जो पृथ्वी के ग्लेशियर हैं ये भी तो मेल्ट होंगे ना। और पृथ्वी के ग्लेशियर यानी कि अब जब मेल्ट होंगे तो ऊष्मा प्रवाह, बताया था मैंने कि ऊष्मा प्रवाह जब होता है तो असल में भूमध्य रेखा से जो प्रकाश है या फिर भूमध्य रेखा से निकलने वाली जो ऊष्मा है ये डाइवर्ट होती है कहां पर? ध्रुवों की ओर, जिसके कारण जो ध्रुव है ये पिघलना चालू होते हैं, है ना। यानी कि आर्कटिक सागर की बर्फ और साथ में अंटार्कटिका की जो बर्फ है ये पिघलेगी। साथ में इनके पिघलने के कारण, अब ऐसा नहीं है कि ये पिघलने से पानी बना और पानी चला गया कहां? समुद्रों में। इनके पिघलने के कारण कई बार आप ये देखोगे कि मल्टीपल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज भी रिलीज होते हैं। हिमालय स्टडी याद कर लो कि हिमालय की स्टडी में पाया गया था ना कि 1700 से ज्यादा जो बैक्टीरिया है ये रिलीज हुए थे ड्यू टू डीग्लेशियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो याद रखो कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने का इफेक्ट आएगा ध्रुवीय क्षेत्रों पर, ध्रुवीय क्षेत्र पिघलेंगे और ध्रुवीय क्षेत्र के पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। और समुद्र का जलस्तर भी कहां का बढ़ेगा? तो समुद्र का पानी सेंट्रिक होकर आएगा कहां? भूमध्य रेखा के आसपास वाले रीजन में, दैट इज 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के रीजन में। अब यहां पर आएंगे तो जो तटवर्ती क्षेत्र हैं यहां पर जलस्तर बढ़ेगा, तो यहां पर जो कोस्टल इकोनॉमी है ये हिट होगी, यानी कि कोस्टल इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बात समझ गए कि क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज से डिजास्टर वाली कंडीशन आ गई। अब इसके लिए जो अलग अलग कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा सेंट्रिक है, जैसे भारत का मुंबई वाला एरिया है ना, विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र, साथ में ये कोंकण वाला जो एरिया है, ये तमाम प्रकार के एरिया ये जलमग्न होंगे, तो इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि असल में जब ये जलस्तर बढ़ रहा है, इकोनॉमी हिट हो रही है, तो भाई ग्लोबल वार्मिंग तो फिर भी एनहांस होती जा रही है ना, और इसका एनहांसमेंट असल में चक्रवातों की इंटेंसिटी में फर्क लाएगा। तो डिजास्ट्रेबल कंडीशंस कंटिन्यूअसली यहां पर बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही, मेंटेन हो ही नहीं रही, मैनेज हो ही नहीं रही, ये बढ़ ही रही है। बात समझ में आ रही है? अब सोचो आर्कटिक पॉलिसी है, इसके लिए पहले मैं ये समझा रहा हूं, बात समझने की कोशिश करना। अब जब डीग्लेशियलाइजेशन होगा तो इसके कारण जो बैक्टीरिया निकले हैं, भाई कुछ तो अच्छा था ना इन बैक्टीरियाज में जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, प्रकृति ने इसको अपने अंदर दबा कर रखा था। हमने क्या किया कि इन बैक्टीरिया को मुक्त कर दिया, कैसे? ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, बात समझे, और डीग्लेशियलाइजेशन के थ्रू। अब चलो ये हो गया, ये सभी बातें हुई क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। अब जरा सुनना, जरूरी नहीं है कि डीग्लेशियलाइजेशन हो और इसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट मिले, ये तो है, पर पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगी ना। पॉजिटिव इंपैक्ट भी मिलता है, कैसे? ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने के कारण वो वाले मार्ग जहां से पहले आवागमन नहीं हो सकता था, क्यों? बर्फ जमी है, तो आप सी रूट को कैसे बनाओगे? आप ट्रेड रूट कैसे अपनाओगे? पर अब बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघली तो क्या बनेगी? पानी, पानी बनी, तो यहां से अब आप ट्रेड रूट अपना सकते हो और ट्रेड रूट के थ्रू अब आप जा सकते हो यहां। बात समझे? आप ट्रेड रूट कैसे अपनाओगे भाई, कैसे अपनाओगे? तो अपनाने के लिए आपको संबंधित जो नेशन है, जो आर्कटिक रीजन में आते हैं, उनके साथ रिलेशन भी तो अच्छे होने चाहिए ना। या तो उनके साथ रिलेशन अच्छे हो, या फिर वहां पर आपका टेरिटोरियल एरिया हो, ठीक है, यानी कि समुद्री मार्ग के आसपास आपकी पहुंच हो, आप वहां पर खुद खड़े हो, नहीं तो उन देशों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो। और यदि इन देशों की हम बात करें तो याद करो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी बनाना। साउथ ईस्ट एशिया के नीचे मलक्का, मलक्का पर बैठा हुआ है कौन? चाइना। मलक्का पर डोमिनेंस बना रहा है कौन? चाइना। बात समझ में आई? स्वेज कैनाल पर कंट्रोल बनाने का प्रयास कर रहा है यूके, यूके के साथ हमारी ट्रीटी है, पर
यदि मान लो कल को यहां पर कनेक्टिविटी खत्म होती है, ठीक, क्यों, यूके की पॉलिसी, ठीक है, यदि यहां पर कनेक्टिविटी खत्म होती है और चाइना यहां पर आ जाता है क्योंकि सोमालिया के साथ रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में भारत क्या करेगा। और दूसरी बात कि अभी जब हम यूरोप से कनेक्टिविटी बनाने जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर पूरे यूरोप से कनेक्टिविटी हमको बनाना होता है, कैसे, तो स्वेज कैनाल के थ्रू, फिर हम भूमध्य सागर होते हुए और अटलांटिक ओशन में प्रवेश करते हैं। उस रूट से यदि हमको कनेक्टिविटी बनाना होता है तो ये बहुत बड़ा रूट होता है। पर यदि यहां से हम कनेक्टिविटी बनाएं, कैसे कि साउथ ईस्ट एशिया को हम पार करें, ऊपर जाएं, फिलीपीन, ताइवान, जापान, रशिया होते हुए रशिया के ऊपर वाले जो कारा सागर है, लेप्टिव सागर है, इनको पार करते हुए फिर हम आ जाए कहां पर, यूके में। तो ये वाला जो मार्ग है ये देखने में बड़ा लग रहा है, पर ये वाला मार्ग एक्चुअली में छोटा है, बात समझे। और इससे हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा हम उन नेशन के साथ भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, या फिर उन नेशन के साथ भी हम अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, जिनसे हमको ज्यादा लाभ हो सकता है। जैसे कि जापान, जापान से ज्यादा लाभ क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि जापान की जो पॉपुलेशन है, एक स्टडी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जापान की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 60 वर्ष से ज्यादा की है, यानी कि ये अनवर्किंग पॉपुलेशन है, ये वर्क नहीं है, वर्किंग नहीं है। भारत में जो आधे ज्यादा पॉपुलेशन है ये वर्किंग पॉपुलेशन है। तो यहां पर एक बायलैटरल एग्रीमेंट हमारे बीच में साइन हो रहा है कि भाई हम आपके यहां के जो लोग हैं इनको क्या करेंगे, स्किल्ड करेंगे, ठीक, आप आइए, स्किल्ड करेंगे और उनको अपने यहां जॉब भी देंगे। यहीं से एक और फंडा समझना कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें भारत की साइड से एक प्रॉब्लम है। भारत की साइड से एक प्रॉब्लम यह है कि असल में इंडिया के पास स्किल्ड लेबर नहीं है, यानी कि इंडिया के लोग बार बार ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, और गवर्नमेंट बोलती है कि आप स्किल्ड होइए, ठीक, और बाहर जाइए। हमारे पास स्किल्ड की कमी है, बात समझिए। मेनली यदि मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया की आप बात करेंगे, उन राज्यों की बात करेंगे जो कि पिछड़े हुए हैं, वहां पर आपको स्किल की कमी देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पर एक और बात आती है कि भाई यदि हम यहां पर जाते हैं और कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो हो सकता है कि स्किल भी हमारे पास डेवलप हो और साथ में मल्टीपल नेशन के साथ जो हमारे टाइअप्स हैं इनको और अच्छे से हम क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए, बात समझिए। यानी कि आर्कटिक महासागर की या फिर आर्कटिक रीजन की जो पिघलती हुई बर्फ है, इसके द्वारा जो ट्रेड है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इंडिया का, और ट्रेड में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इंडिया को। दैट इज व्हाई इंडिया कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट बताता है आर्कटिक पॉलिसीज में, बात समझ में आई, और आर्कटिक पर ही अध्ययन भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस ट्रेड रूट, एक्चुअली में यदि आप आर्कटिक रीजन को देखोगे तो आर्कटिक रीजन रिसोर्सेज से भी रिच है। हाउ इज दैट पॉसिबल, तो याद करो साइबेरिया वाला रीजन, याद करो वो कामचटका पेनिनसुला वाला रीजन, याद करो अलास्का वाला रीजन। These all are famous for fossil fuel and जो वही fossil fuel का मतलब है ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, कोयला नहीं है पर नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम से तो एनरिच है ना। ग्रीनलैंड के आसपास का रीजन भी इसी में है। तो अब जरा यदि आप यूएसए को देखो तो यहां पर यूएसए यदि ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करता है तो ग्रीनलैंड की कनेक्टिविटी एक तो इस रूट से और एक अलास्का वाले रूट से हो जाएगी। दैट मींस दोनों ही साइड से ये अपने ट्रेड रूट ओपन कर पाएगा। तो इसलिए ये जो यूएसए है ये दावा ठोकता है किस पर, कि ग्रीनलैंड को मैं लूंगा, ग्रीनलैंड को मैं लूंगा। क्यों भाई, क्योंकि आर्कटिक पॉलिसी में इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस यही एक कारण है, बस यही एक कारण है, ठीक है, पर यह सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक जरूर है, बात समझ में आई। दैट इज व्हाई याद रखिएगा कि जो भारत है ये कंटिन्यूअसली आर्कटिक पॉलिसी में अपना इन्वॉल्वमेंट बताता है और आर्कटिक के बारे में अध्ययन करता रहता है। अच्छा, एक और बात कि आर्कटिक को पूरे के पूरे अर्थ का क्लाइमेट कंट्रोल कहा जाता है, बिकॉज ऑफ की जो हीट बैलेंस की मैंने बात की है कि भूमध्य रेखा से अवशोषित करके वैश्विक तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि जो हीट हीट ट्रांसफर है ये महत्वपूर्ण भूमिका करता है। तो ये उसके बारे में याद रखना। एल्बिडो, ठीक, सही बात याद। एल्बिडो में यहां पर क्या बात है, यदि मान लीजिए कोई भी बर्फीला एरिया होता है तो बर्फीला एरिया क्या करता है कि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे जिस फॉर्म में आई है उसी फॉर्म में ये वापस भेज देती है, बात समझ में आई। तो यहां पर यदि मान लीजिए जो आर्कटिक ओशन की जो बर्फ है यदि ये पिघलेगी तो इसका एल्बिडो पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो
इसके कारण समुद्र स्तर पर भी इफेक्ट पड़ा है। तो समुद्रों में चलने वाली जो महासागरीय जलधाराएं हैं, वो महासागरीय जलधाराएं भी परिवर्तित हो सकती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि आर्कटिक पॉलिसी से हमको ट्रेड रूट मिल जाएगा और स्वेज कैनाल और मलक्का स्ट्रेट पर जो डिपेंडेंसी है ये कम हो जाएगी। बट यदि ओवरऑल दृष्टिकोण से हम देखें तो ये भारत का जो मॉनसून है इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। और भारतीय मॉनसून पर क्यों इंपैक्ट डालेगा? क्योंकि चक्रवातों की इंटेंसिटी में आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। कंटिन्यूअसली ये जो चक्रवात है हो सकता है कि इनकी इंटेंसिटी बढ़े ड्यू टू समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर जितना ज्यादा होगा पानी उतना ज्यादा गर्म होगा, पानी जितना ज्यादा गर्म होगा लो प्रेशर जोन उतने ज्यादा क्रिएट होंगे, लो प्रेशर जोन जितने ज्यादा क्रिएट होंगे उतना ही ज्यादा यहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, और साइक्लोनिक स्टॉर्म जितना होगा जो कोस्टल इकोनॉमी है ये उसको उतना ही ज्यादा हिट करेंगे। दैट मींस कि यहां पर भारत का आर्कटिक से संबंध मैंने लिखा हुआ है, इसको एक एक करके पढ़ने से अच्छा, ये जो कनेक्टिविटी से पढ़ते हैं ना हम उसके द्वारा पढ़ लो कि भाई यदि जलवायु परिवर्तन होगा आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, इससे मानसून में यह व्यवधान आएगा कि भाई मानसून हो सकता है या तो डिले आ जाए या फिर कुछ पहले ही आ जाए। साथ में मानसून के साथ साथ जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, मौसमी दशाएं हैं, उनको भी ऐड करना और चक्रवातों के बारे में भी लिखना और साथ में कोस्टल इकोनॉमी के बारे में भी यहां पर लिखना। दैट मींस दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर एनवायरमेंटल में भी कौन सा, तो क्लाइमेट चेंज वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। और यदि समुद्री जल स्तर की बात आ रही है दैट मींस यहां पर जेट स्ट्रीम की बात आएगी, यहां पर पोलर वॉर्टेक्स में कंटिन्यूअसली क्लास में डिस्कस कर दूंगा कि क्या होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ाया मैंने। मेनली अभी जो भारत की आर्कटिक पॉलिसी है उसके बारे में आप डिस्कस करो कि भारत की जो आर्कटिक पॉलिसी है। अच्छा एक और बात कि ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इतना पूरा ना पढ़ना हो तो इतना पढ़ लेना, ये भी काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये कि भाई आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में यदि आप देखोगे तो वर्ल्ड से ये 2-3 गुना ज्यादा गर्म होने की संभावना को प्रकट करता है, बात समझे। और इसके कारण जो स्नो है ये कम हो रही है, यानी कि बर्फ पिघल रही है, और बर्फ के पिघलने के कारण जो हीट है ये बढ़ती जा रही है। क्यों? एल्बिडो परिवर्तित हो रहा है, ये बढ़ रही है। तो अब भूमध्य रेखा और साथ में जो ध्रुवीय क्षेत्र है इनके बीच में जो तापांतर पहले नियत होता था, अब ये तापांतर और भी ज्यादा हो रहा है। और ये तापांतर बढ़ने वाला जो फिनोमेना है इसको कहा जाता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। यानी कि ये कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आएगा और कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, या फिर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से तापांतर कम होता है या फिर ज्यादा होता है। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे जैसे आर्कटिक महासागर पर जमी हुई बर्फ पिघलती है ना, बर्फ के पिघलने से ये जो ध्रुवीय क्षेत्र का तापमान है ये बढ़ता है, और ध्रुवीय क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो तापांतर भूमध्य रेखा और साथ में ध्रुवीय क्षेत्र के बीच में कम होता है। तो इस फिनोमिनन को क्या नाम दिया जाता है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का। इसके बारे में याद रखना। साथ में अब जो आर्कटिक पॉलिसी है उसके बारे में याद रखो, बस इतना सा आपका कंसेप्ट है कि एक्चुअली इसको 2007 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले भारत इसका जो पार्ट था ये था, बट एज अ ऑब्जर्वर नहीं था। ठीक है, ऑब्जर्वर ये बनता है कब? 2013 में। उसके पहले यदि आप 2008 की बात करोगे तो इसने नॉर्वे में एक हिमाद्री रिसर्च स्टेशन प्रारंभ किया था। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन का काम क्या था और क्यों प्रारंभ किया था और क्यों प्रारंभ करते हैं कि भाई क्या जरूरत है अंटार्कटिका में जाकर स्टडी करने की और क्या जरूरत है आर्कटिक में जाकर स्टडी करने की। ये वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड के इन एक्सपेरिमेंट में आपके कंट्रीब्यूशन को दर्शाते हैं कि भाई यदि मान लीजिए कल को कोई रिसोर्सेस मिला, ठीक है, और उन रिसोर्सेस पर, अब वो तो ओपन एरिया है, ठीक है, यदि आर्कटिक सर्कल वाला देखोगे ओपन एरिया मतलब कि सभी का अधिकार है ना वहां पर। बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर एनक्लोज ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो देश सीमा बनाते हैं उनका अधिकार है, बट उनको निकालने के लिए, उनकी माइनिंग के लिए उनको कैसे यूज किया जा सकता है, वर्ल्ड में आपने क्या कंट्रीब्यूशन क्रिएट किया। ठीक है, हमारे यहां ऐसी साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत ज्यादा योगदान दे सकते हैं ऐसी रिसर्चेस में। इसीलिए तमाम प्रकार के नेशन जाते हैं और अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित करते हैं कि भाई हम वर्ल्ड के लीडर्स के साथ मिलकर, या फिर यूं कहा जाए कि टॉप साइंटिस्ट के साथ मिलकर हम यहां पर रिसर्च करेंगे ताकि हमने भी रिसर्च की है ये नाम आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास, और यदि कैपेबिलिटी नहीं होती तो हम नहीं जाते, कैपेबिलिटी है, दैट इज व्हाई हम जा रहे हैं। तो 2007 में याद रखिएगा कि पहला आर्कटिक मिशन लॉन्च किया गया था कि भाई आर्कटिक के बारे में
अब हमको सोचना चालू करना चाहिए। अब चाहे ये रिसोर्सेस हो, चाहे क्लाइमेट चेंज से बचाने के बारे में बातचीत हो, या फिर सो है सो फॉर सभी के बारे में। 2008 में हमने नॉर्वे का एक एरिया लिखा हुआ है, बस उसकी स्पेलिंग याद कर लेना, पढ़ते नहीं बनेगा, ठीक है। तो नॉर्वे का एक एरिया है, वहां पर हमने हिमाद्री जो हिल स्टेशन है ये बनाया, अरे रिसर्च स्टेशन है ये बनाया था। और फिर 2010 के बाद से आई थिंक इंडिया ये प्रैक्टिस करने लगा था, या फिर इंडिया इस बात में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगा था कि भाई आप भी मुझे आर्कटिक जो काउंसिल है इसमें एक ऑब्जर्वर की भूमिका में रखिए। ऑब्जर्वर की भूमिका मतलब कि मैं भी कुछ काम अपने हैंड से कर सकता हूं, आप मुझे ऑब्जर्वर का स्टेटस दीजिए। एंड ऑफ द डे 2013 में इसको मिलता है, और 2014 से लेकर 2021 तक ये कंटिन्यूअसली जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये अपना इन्वॉल्वमेंट बताता है। और 2022 में ये अपनी खुद की एक आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च करता है। तो 2022 की ये न्यूज नहीं है, ये मई 2025 में इसलिए है क्योंकि अब इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। यानी कि बताया था मैंने कि कोई भी डिक्लेयर हमने पहले कर दिया, बट उसका इंप्लीमेंटेशन तो होगा। तो हमने डिक्लेयर कर दिया था पहले ही, और इसका इंप्लीमेंटेशन अब कब से होना स्टार्ट हुआ है, मई 2025 से। बात समझ में आई? तो भारत की अभी आर्कटिक पॉलिसी आई है, तो कुल मिलाकर जो ट्रेड है उसमें लाभ मिलेगा। और ट्रेड में लाभ मिलना, दैट मींस इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इकोनॉमी, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंटरनेशनल रिलेशन। और इन सभी के परिप्रेक्ष्य में ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा हुआ है कि पॉलिसी भारत के लिए क्यों आवश्यक है, इसको आप देख लीजिएगा, हाईलाइट किया हुआ है। जितना हाईलाइट किया उतना बस पढ़ना, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ये है इसके 6 पिलर। बस इस पूरी पीपीटी में ये जो 6 पिलर हैं ये आपको पढ़ने होंगे, दैट मींस एक एक पेज। और ये 6 पिलर कौन से हैं, तो यहां पर देख लो, ये है 6 पिलर, इनके बारे में आपको रीड ऑन करना होगा। बस बात समझ में आई? यानी कि ये आपके पढ़ने वाला टॉपिक है। इज दैट क्लियर? चलो यहां पर होती है ये क्लास समाप्त, ठीक है। आप लोगों के लिए जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यानी कि जो यूट्यूब पर मेरी क्लास देख रहे हैं, उनके लिए कि भाई जब आप इस वीडियो को देखकर जाएं तो यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये जो इनिशिएटिव है ये आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि पसंद तो आएगी, कमेंट करके जरूर, बट हमको फीडबैक जरूर दें। और फर्दर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8264199959, ये जो दिया हुआ कांटेक्ट नंबर है इस पर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।